हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मानव की जिसका नाम सुनते ही विलनेस की इमेज बदल जाती है। बेवेयर द विलनेस। क्या होता है जब एक कॉलेज स्टूडेंट अपनी फेवरेट रोमांस नॉवेल की सबसे बुरी विलनेस मेलिसा फोर्टेब्रेट बन जाती है। चलिए चैप्टर 1 की कहानी देखते हैं। तो ये है मेलिसा, हमारी मेन लीड, एक ड्यूक की बेटी और क्राउन प्रिंस आयन वेसिलस की फियांसे। लेकिन इसकी रेपुटेशन बहुत खराब है क्योंकि ये बहुत गुस्से वाली और ऑब्सेस्ड लड़की है। और ये है हमारी कहानी के मेन लीड्स, द क्राउन प्रिंस, द स्नाइपर, द वेयरवुल्फ एंड द मिलियनेयर मर्चेंट। और ये है हमारे नॉवल की प्यारी सी हीरोइन जिसका नाम है यूरी। अब हमारी कहानी शुरू होती है ड्यूक के मेंशन को दिखाते हुए। एक मेड आकर ड्यूक से कहती है, सर आपकी बेटी आ गई है। तभी एंट्री होती है मेलिसा की। मेलिसा आती है और उसके फादर उससे कहते हैं, मेलिसा यू आर लेट। वो बिना उसकी तरफ देखे हुए सर झुकाए हुए बैठे थे। तभी मेलिसा आकर बैठ जाती है और कहती है, क्या मैं हमेशा इसी तरह लेट होती हूँ? तभी टेबल पर एकदम साइलेंस हो जाता है। फिर हमें कहानी के कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। मेलिसा जो कि क्राउन प्रिंस की फियांसे थी और स्नाइपर की बड़ी बहन और वेयरवुल्फ के लिए एक दुश्मन की तरह। वो मर्चेंट के इंपोर्ट्स पर भी बैन लगाती थी और उसे परेशान करती थी। उसका काम सबको परेशान करना था। फिर स्टोरी वापस से कंटिन्यू होती है और मेलिसा खाना खाने बैठती है। वो चम्मच से अपनी खाना गिरा देती है। तभी मेट उसका मुंह पोंछती है और कहती है, ओ डियर लेडी, आप मेरे बिना क्या करोगी? तो मेलिसा कहती है, मैं खुश रहूंगी। और फिर मेलिसा अपने फादर से पूछती है कि आखिर वो व्हाइट फर्ड मॉन्ग्रेल कहाँ है, यानी कि वो अपने भाई के बारे में पूछ रही थी। मैंने उसे काफी टाइम से नहीं देखा है। तो उसके फादर चाय के कप से एक सिप लेते हैं और बोलते हैं कि वो किसी को बचाने गया हुआ है। तभी मेलिसा खाना खाते वक्त कहती है कि वो एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, उसे क्या पता वो कहाँ रहता है। उसको मैं तो कहती हूँ कि आप फोर्टेब्रेट नाम से उसको रिमूव कर दें। तभी उसके फादर बोलते हैं कि वो एक अकेला ही इकलौता वारिस है यहाँ के एस्टेट का, तो ये सब इम्पॉसिबल है। तभी मेलिसा एकदम से उठती है, खड़ी होती है और बोलती है, क्या एक लौता वारिस जो कि अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड भी नहीं है? आप उसकी इतनी केयर क्यों करते हैं? ओह हाँ, वो तो एक लौता मेल वारिस है और मैं फीमेल। मुझे बाहर जाना चाहिए। फिर वो बाहर जाने लगती है। तब उसके फादर पीछे से गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। फिर मेलिसा सर झुकाए बाहर जाने लगती है और कहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी बॉडी में रहना पागलपन है। मेलिसा की पर्सनैलिटी जो उसने बनाई है वो बहुत ही खराब है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब खुद चुना है। खैर, देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिर हमें हमारी हीरोइन की पिछली लाइफ दिखाई जाती है। वो बोलती है कि पिछली लाइफ में मैं पहले एक आम सी कॉलेज स्टूडेंट थी और अपनी आम सी जिंदगी जी रही थी। और मैं अपने काम के चलते पागल हुई जा रही थी, जिससे कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। और अगर मैं उस कार एक्सीडेंट में ना मरती तो मैं ब्लड प्रेशर के कारण ही मर जाती। तभी मेलिसा की आँख खुलती है और वो देखती है, क्या मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ आ गई हूँ। खुद को शीशे में देखती है और डर जाती है। वो कहती है, क्या मैं अपनी नॉवल में हूँ, मेलिसा फोर्टेब्रेट की बॉडी में? मेलिसा देखती है और बोलती है, अरे वाह, इसका तो माथा बहुत चौड़ा है, यानी कि ये बहुत समझदार लड़की है। और इसकी आंखें गोल्डन येलो आईज जो कि आमंड शेप्ड है। फिर वो देखती है और सोचती है और याद करने लगती है कि अरे, ये तो मुझे अपने बराबर वाले नेबर के कुत्ते की याद दिलाती है जिसका नाम गोल्डी था। और वो गिर जाती है और वो सोचती है, क्या अब मुझे इस स्टोरी की विलन बनना पड़ेगा? फिर मेलिसा सोचती है कि आखिरकार ये है तो एक ड्यूक की बेटी और एक लग्जरी लाइफ जी रही है। फिर वो सोचती है, क्या मैं यूरी को परेशान करूंगी ऐसे? नहीं नहीं नहीं, मैं इस बार इस पूरी स्टोरी को बदल दूंगी। मैं यूरी को परेशान भी नहीं करूंगी, मैं इसको एक अच्छी लड़की बनाऊंगी और मैं इन बेवकूफ मेल लीड्स के चक्कर में खुद पागल भी नहीं होंगी और ना ही इनके पीछे पड़ूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेलिसा को अपनी टेबल पर बैठकर वो एक लेटर लिख रही थी। तभी वो कुछ सोचती है और लिखना शुरू करती है। लिखती है, मेरे प्यारे रॉयल हाइनेस। और वो बड़े ही प्यार से इस लेटर को लिखती है और बोलती है, मेरे प्यारे रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस आयन बेसिलस। और फिर वो लिखती है, मेरे प्यारे प्रिंस आप कैसे हैं? और वो बाहर नेचर को देखती है और नेचर के बारे में भी बहुत कुछ लिखने लगती है। वो बड़े ही प्यार से समर के बारे में बता रही होती है कि समर आ गई है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, अपना गाना गा रही हैं, फ्लावर खिल रहे हैं और भी बहुत कुछ। तभी उसे एकदम गुस्सा आता है और वो गुस्से में आगे की चीजें लिखने लगती है। तभी वो लिखती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी एंगेजमेंट तोड़ने की, यानी कि कैंसिल करने की। तभी वो सोचती है, हाँ अब भी तो सही लिखा मैंने कुछ और अब मुझे सेटिस्फेक्शन हुई। तभी वो उससे मुंह बनाकर सोचने लगती है, मुझे ये एंगेजमेंट तोड़नी ही होगी। उसने आखिरी बार जो मुझे फूल भेजे थे उन पर भी मेरा नाम नहीं लिखा था, किसी और लड़की का नाम लिखा था। उसकी हिम्मत कैसे होती है ये सब करने की? मुझे आखिरकार ये एंगेजमेंट तोड़नी ही पड़ेगी। आप भी मुझसे उतनी ही नफरत करते होंगे। वो लेटर लिख ही रही होती है और पीछे से उसकी मेड उसको खड़ी होकर देख रही होती है।
पीछे खड़ी उसकी मेड योना उसको ये सब करते हुए देख रही थी। वो लिखती है कि कूल रहो और इस एंगेजमेंट को खत्म कर दो। ये मेरा 49th लेटर है, प्लीज मुझे और मजबूर मत करना और ज्यादा पेपर वेस्ट करने पर। अगर मेरी ये छोटी सी फैमिली तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्लीज सबकी वजह से प्लीज आखिर सबके खातिर हमें ये एंगेजमेंट कैंसिल कर देनी चाहिए क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। फिर मेलिसा सोचती है पता नहीं मैंने कैसे आखिर ये सब लिख दिया, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। फिर वो पेपर हिलाती है और उसको देखने लगती है और कहती है या मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम द बेस्ट। कहती है मानना पड़ेगा क्राउन प्रिंस की फियांसे तो एक मास्टर कैलीग्राफर है। फिर वो पीछे मुड़ती है और कहती है योना अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्या तुम मेरे लिए इस लेटर को डिलीवर कर दोगी, और प्लीज पूरे रॉयल पैलेस को पता चलना चाहिए कि ये मेरी तरफ से है, क्राउन प्रिंस की फियांसे की तरफ से। फिर योना हल्के से उस लेटर की तरफ देखती है और कहती है कहीं आप पहले की तरह तो इस बार भी बिना बुलाए अपनी एंगेजमेंट तोड़ने की बात नहीं कर रही हो ना, और फिर कभी आप वहीं आ जाओ और कुछ ना कुछ सीन कर दो। पता है ना आखिरी बार क्या हुआ था। वो कहती है कि आप पहले भी पिछले 10 बार ऐसा कर चुकी हैं। फिर मेलिसा उससे कहती है कि अगर उसने इस बार भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो मैं इस बार पिछली बार से भी बड़ी मैस करूंगी। वो कहती है ठीक है मैं लेडी। फिर वो जाने लगती है मेलिसा को इग्नोर कर। मेलिसा उसे देखती है और वो गेट एकदम से बंद कर बाहर चली जाती है। अभी मेलिसा बोलती है कि आखिर इसमें इतना एटीट्यूड आ कहाँ से रहा है, और ये मुझे अपना मास्टर लेडी भी समझती है या नहीं। आखिर ये तो मुझसे एक प्रॉपर मेड की तरह भी बात नहीं करती है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। वो कहती है खैर छोड़ो अब। फिर वो अपने सोफे पर बैठती है और सोचने लगती है आखिर मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए जब मैं आखिरकार यूरी से मिलूंगी। वो गाना गाने लगती है ओ लाला, फिर अपनी बुक्स पढ़ने लगती है और उनमें ड्रेसेस की फोटोज देखने लगती है। तो चैप्टर 2 की शुरुआत होती है और हम मेलिसा को देखते हैं जो कहती है मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, और वो अपना सर पकड़ती है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं मेलिसा दिखती है आखिर ये सब कब तक चलेगा। हम देखते हैं आयन बेसिलस को जो एक लेडी के साथ में फ्लर्टिंग कर रहा होता है और उससे कहता है अरे शर्माओ मत। वो लेडी कहती है स्टॉप इट, और फिर मेलिसा बोलती है आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। मेलिसा दूर खड़ी सोच रही होती है फिर से यही मेरा फियांसे यानी कि द क्राउन प्रिंस आयन बेसिलस। वो सोचती है कि वैसे तो ये आदमी स्टोरी में विलेनस को बहुत ज्यादा हेट करता था, और अच्छी बात ये है कि बुक के मुताबिक ये उसे पीछे धकेलता था। अभी हमारी कहानी उस मोड़ पर है जहाँ क्राउन प्रिंस और यूरी की मुलाकात नहीं हुई थी। वो दोनों अपने अपने अलग रास्तों पर थे, जहाँ क्राउन प्रिंस अपने इन बेकार के कामों में लगा हुआ था जो कि बाद में अपने सच्चे प्यार की तलाश में निकलेगा। फिर हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो एक और लड़की के साथ में फ्लर्टिंग कर रहा होता है। वो उससे कहता है आखिर तुम क्या कर रही हो। फिर वो कहती है योर रॉयल हाइनेस आप ये क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड है, आप ये सब क्या कर रहे हो। वो उससे कहता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। मेलिसा कहती है ये तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक इस डर्टी डॉग की मुलाकात यूरी से नहीं हो जाएगी। फिर हमारी स्टोरी वापस से पहले वाले सीन की तरफ शिफ्ट होती है जहाँ क्राउन प्रिंस उस यंग लेडी से फ्लर्टिंग कर रहा होता है और कहता है कि यंग लेडी क्या तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। और वो यंग लेडी भी उसके साथ फ्लर्टिंग करते हुए कहती है नहीं रुक जाइए, आप तो एकदम एनिमल की तरह एक्ट कर रहे हैं क्राउन प्रिंस। और फिर वो क्राउन प्रिंस उसके हाथ पर किस करता है और कहता है तुम तो किसी भी आदमी को एक एनिमल बना दो। और ये सब देखते हुए मेलिसा बहुत ही गंदा मुंह बनाती है। वही वो लेडी कहती है ओ हनी अपने आप पर काबू रखो, और क्राउन प्रिंस को मार मार कर कह रही होती है बस करो मुझे गुदगुदी हो रही है, स्टॉप इट स्टॉप इट। और दूर खड़ी मेलिसा ये सब देखकर कहती है ओह ये तो किसी बत्तख की तरह है जो हर किसी पानी पर तैरना चाहती है। फिर क्राउन प्रिंस उस लेडी की गली पर किस करने लगता है। फिर दूर खड़ी मेलिसा सोचने लगती है क्या इसकी ये आंखें सिर्फ दिखावे के लिए है या फिर ये वाकई में इसे पसंद करता है। और मैं यहाँ गुस्से से पागल हुई जा रही हूँ। जब मैंने इसके बारे में सुना था कि इसे अपनी मनमर्जी करने की आदत है, मुझे लगा था शायद इसे अकेले रहना पसंद होगा या ड्रिंकिंग करना पसंद होगा या फिर इसे लेट नाइट वॉक्स पर जाना पसंद होगा। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसको तो औरतों को सीड्यूस करने की गंदी आदत है, वो भी अपनी बेकार की घटिया लाइनों से। ऐसा लगता है कि इसने अपनी ये सब लाइनें चीप पल्प फिक्शन रोमांस नॉवल से ली हुई हैं। अभी वो लेडी मेलिसा की तरफ देखती है और आयन से पूछती है ओ आयन ये औरत कौन है। फिर वो उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या ये कोई रॉयल हैंडमेडन है। तभी मेलिसा हल्की स्माइल देते हुए कहती है क्या, लगता है ये अपना दिमाग का संतुलन खो बैठी है पूरी तरह से। मेलिसा कहती है कि किस तरीके की हैंडमेडन इस तरीके से इतने अच्छे से तैयार हुई रहती है। फिर क्राउन प्रिंस उस लेडी के गले पर किस करते हुए कहता है कि उसकी तरफ ध्यान मत दो, चलो अब ये सब उतारते हैं। मेलिसा सोचती है कि तुम लोग पहले से ही इतने नंगे हो, अब और कितना नंगा होगे। तभी मेलिसा सोचती है आखिरकार ये आदमी कितना गिरेगा। मेलिसा कहती है कि मेरे पास अब कोई वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, ये किसिंग साउंड मुझे पागल कर देंगी। तभी मेलिसा सोचती है कि एक मिनट जरा रुको, कि मैं ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हूँ आखिर। चलो शुरू से ये सब देखते हैं। पहली बात कि ये एक रॉयल सिटिंग रूम है
दूसरी बात कि ये इस लड़की को गलियों में से उठा कर लाया है। तीसरी बात कि ये मेरे सामने मुझे चीट कर रहा है, मुझे यानी कि मेलिसा फॉडीब्रेड को। और चौथी बात कि इसने मुझे खुद रॉयल इनविटेशन भेजा था पैलेस आने के लिए। और आखिरी बात, मेलिसा की मेमोरी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ पहली, दूसरी या तीसरी बार नहीं है जब इसने ये सब किया है। यानी कि शॉर्ट में कहूँ तो अयान बैचलर्स जो है वो एक नंबर का, जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, एक रॉयल डॉग है, यानी कि रॉयल इनसेपरेबल एशहोल। फिर मेलिसा सोचती है और बोलती है, योर रॉयल हाइनेस, कि आप एक गलीज कुत्ते हैं। ये बात सुनकर आयान शॉक होता है और पीछे मुड़कर कहता है, क्या? वो वाकई में पीछे मुड़ा और उसने मेलिसा की तरफ देखा। मेलिसा कहती है, फाइनली, चलो अब मेरी मौजूदगी का कुछ तो फायदा हुआ। फिर मेलिसा दोबारा से उससे कहती है, योर रॉयल हाइनेस, क्या आप एक गलीज कुत्ते हैं? मेलिसा ने पहले भी अपनी आंखों से कई बार क्राउन प्रिंस को ऐसे सीन्स करते हुए देख रखा है, वो भी बहुत बार। और मेलिसा हर बार उस नई लेडी के बाल खींचती, पकड़ती और उस पर चिल्लाती कि क्या तुम एक नंबर की स्टूपिड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिज रॉयल हाइनेस को सिड्यूस करने की। और वो उस औरत के बाल पकड़ती और बहुत बड़ा हंगामा करती। पुरानी वाली मेलिसा कभी भी क्राउन प्रिंस को इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं मानती और वो हमेशा भोला बनकर खड़ा हो जाता और मेलिसा गुस्से में उस औरत के बाल खींचती रहती। तभी हमारी प्रेजेंट वाली मेलिसा गुस्से से कहती है, ये बास्टर्ड हिज रॉयल हाइनेस। क्राउन प्रिंस मेलिसा की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो? मेलिसा उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या मुझे ये तुमसे नहीं पूछना चाहिए? मैं पागल हो चुकी हूँ? मेलिसा चिल्लाती है और कहती है कि पागल तो तुम हो जो मेरे सामने ही अपने फियांसे को धोखा दे रहे हो। रॉयल हाइनेस, शुक्र मनाओ ये ऐश ट्रे अभी तक मैंने तुम्हारे सर पर देकर नहीं मारी है। तुम्हारी इन बचकानी हरकतों के बाद भी ये कह सकते हैं कि मैं अभी ठीक हूँ। वैसे देखा जाए तो कहानी के सारे मेल कैरेक्टर्स मेलिसा के अलावा मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये आयन क्राउन प्रिंस लगता है। जरा इसकी तरफ देखो, ये कैसा है, और पता नहीं कौन ही इस एफ बॉय के प्यार में पागल हुआ जाएगा। खैर, फिर इतनी ही देर में क्राउन प्रिंस सोचने लगता है, क्या ये मेरे बाल पकड़ के खींचने वाली है? ये मेरे साथ क्या करने वाली है? फिर वो क्राउन प्रिंस मेलिसा से कहता है कि मैंने सुना था कि तुम बहुत ही वायलेंट पर्सनैलिटी हो, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझसे इतनी रूड थिंग्स कहोगे डायरेक्ट मेरे फेस पर। मैंने सही सुना? फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है, क्या कहा इसने? क्या ये सोचता है कि ये सही है, वहाँ बैठकर ये मुझे धोखा दे रहा है मेरे सामने? तभी मेलिसा उससे कहती है, योर रॉयल हाइनेस, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दूं कि वाकई में ट्रू इंसल्ट कैसी होती है? तभी क्राउन प्रिंस उसकी ओर देखता है, जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि तुम अपनी किसिंग से बहुत ज्यादा प्यार में लगे हुए हो, क्यों ना तुम इस फ्लोर को किस करो, डर्ट से भरे फ्लोर को, जहाँ पर तुम जैसा बेवकूफ बिलोंग करता है। एकदम से क्राउन प्रिंस चौंक जाता है और अपनी मुट्ठी भींचने लगता है। मेलिसा उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ। तभी क्राउन प्रिंस रोने जैसा मुंह बनाने लगता है और रोना शुरू कर देता है। तभी वहाँ एकदम साइलेंस हो जाता है और मेलिसा सोचने लगती है, आखिर इस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? और इसकी हिम्मत तो देखो, इसने मुझ पर चीट किया, और क्या ये बस इसी तरह रोने वाला है मेरे सामने? सीरियसली, मैं अब और ये सब नहीं झेल सकती। चैप्टर 3 की शुरुआत होती है और हम मेलिसा को देखते हैं जो कि आयन को रोते हुए देख रही होती है और मन में सोचती है कि इस आदमी की हिम्मत तो देखो, एक तो इसने मुझे चीट किया, ऊपर से क्या ये बस इसी तरह रोने वाला है, वो भी एक इंसल्ट के बाद। हद है, मैं ये सब और नहीं झेल सकती अब। मेलिसा अपने मन में सोचती है कि अभी तक तो आयान ने सिर्फ मेलिसा को दूसरों के ऊपर गुस्सा करते हुए देखा है, वो कभी उसके गुस्से की वजह नहीं बना था, लेकिन आज वो बड़े ही शौक में था क्योंकि मेलिसा ने उसको सीधा टारगेट किया था। आखिरकार उसको भी तो कभी कभार मेलिसा का गुस्सा झेलना चाहिए और वो अब इस गुस्से को झेलेगा। आखिरकार मेलिसा एक विलनस जो है, मैं हमेशा अच्छा तो नहीं बन के रह सकती, कभी कभार मुझे भी तो अपना रोल प्ले ठीक से करना चाहिए, है ना? ये बोलकर मेलिसा हंसने लगती है मन ही मन। मेलिसा कहती है, ओह सीरियसली, और फिर वो कहती है, रॉयल हाइनेस, मैं आपको आपकी जगह पर छोड़ती हूँ, मेरे लिए ये सब ठीक है, क्योंकि अब आप जब मुझसे इतनी नफरत ही करते हो, क्यों ना हम एक डेट सेट करते। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम शादी कर कर खुश रह पाएंगे? क्या हम बेड में पैटी केक खेलेंगे? तुम्हें क्या लगता है ये सब अच्छी चीजें हैं? मेलिसा ये बोलकर मुंह बनाकर आयन की तरफ देखती है। मेलिसा कहती है, ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा है इस स्टोरी में। मेलिसा सोचती है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अयान यूरी के प्यार में बहुत ज्यादा पागल हो जाएगा, यहाँ तक कि वो मेलिसा से अलग होने की डिमांड भी करेगा, और ये सुनकर मेलिसा बहुत ज्यादा शॉक हो जाएगी और बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। ये बात सुनकर मेलिसा कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो आयन से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो कभी उसकी इंगेजमेंट तोड़ने वाली बात एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो बहुत ज्यादा रोएगी, गुस्से में पागल हो जाएगी और फिर आयन से मना करेगी इंगेजमेंट तोड़ने के लिए।
और ये आयान उसकी सारी फीलिंग्स को एक तरफ रख देगा और वो बेचारी लड़की बस एक कोने में खड़ी होगी और देखेगी इसको किसी और के साथ, वो भी पूरे किंगडम के सामने। तो मैं ये सब नहीं होने दे सकती हूँ। आखिरकार मेलिसा ने इस लड़के में देखा भी क्या? चलो माना कि अगर इसको इसकी फियांसे के लिए फीलिंग्स नहीं थी, फिर भी ये उसके सामने चीटिंग कैसे कर सकता है? इसके साथ रहने का कोई भी रीजन नहीं है। चलो माना इसके ये सब करने के पीछे एक रीजन है, तो मुझे लगता है कि वो ये रीजन है कि ये खुद चाहता था कि मेलिसा इससे खुद का खुद ब्रेकअप कर ले, क्योंकि इनकी एंगेजमेंट बस एक पॉलिटिकल रीजन के थ्रू ही हुई थी और आयान मेलिसा को बहुत ज्यादा हेट करता था। और जब उसने एंगेजमेंट तोड़ने की बात की स्टोरी के अंदर, तो उसने मना कर दिया इस चीज को एक्सेप्ट करने से। तो अब समझ आता है कि आखिर ये उससे इतनी नफरत क्यों करता था और मेलिसा ने एंगेजमेंट तोड़ने से मना कर दिया, यहाँ तक कि वो उसको एक ट्रैश की तरह ट्रीट करता था। फिर भी बहुत ही जल्द आयान यूरी से मिलने वाला है और वो उसके प्यार में पागल हो जाएगा। तो अब यहाँ की बात करते हैं। चलो अब इस एंगेजमेंट को तोड़ देते हैं, जैसा कि तुम हम दोनों के लिए चाहते थे, यू इडियट। मतलब मेरे हिसाब से और क्या ही बुरा हो सकता है आखिर इस स्टोरी लाइन के अंदर। अगर मैं यूरी से मिलूं ही ना, उससे दूर रहूं, तो यानी कि मैं अपने डाउनफॉल से भी बच सकती हूँ। आखिरकार हूँ तो मैं एक ड्यूक की बेटी ही, इससे बुरा आखिरकार मेरे साथ और होगा ही क्या? मेरे फ्यूचर में कोई इशू नहीं होंगी, है ना? ना ही मेरी एंगेजमेंट तोड़ने की वजह से मेरी आगे की मैरिज में कोई इफेक्ट पड़ेगा और मेरा फैमिली नेम भी इस छोटे से नुकसान से सरवाइव कर ही लेगा, फिर चाहे वो क्राउन प्रिंस ही क्यों ना हो। मुझे ये एंगेजमेंट तोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेलिसा क्राउन प्रिंस आयन से कहती है चलो ये करते हैं। क्राउन प्रिंस उसकी तरफ देखता है, वो कहती है चलो अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर देते हैं, जैसा कि तुम चाहते थे। क्राउन प्रिंस और वो उसके साथ बैठी लेडी दोनों ही चौंक जाते हैं और क्राउन प्रिंस बोलने लगता है कैंसिल? एंगेजमेंट को कैंसिल कर दे? फिर वो कहती है जल्दी करो ताकि मैं अपने घर जा सकूं, जल्दी बोलो जो भी तुम्हें बोलना है। फिर क्राउन प्रिंस कब आते हुए कहता है कैंसिल। फिर वो कहता है कि हम ये सब नहीं कर सकते, हम कैंसिल नहीं कर सकते। वो ये कहते हुए चिल्ला के खड़ा हो जाता है और बराबर बैठी हुई लेडी को धक्का दे देता है। फिर वो उसकी तरफ देखती है, वो सोचती है क्या? एन मेलिसा की तरफ देख रहा होता है। तभी मेलिसा कहती है आखिर इस सब का क्या मतलब है? नीचे गिरी हुई लेडी कहती है माय रॉयल हाइनेस। वो उसकी तरफ देखती है। मेलिसा सोचती है कि इसने तो उस लेडी को भी बड़े ही गुस्से के साथ में धक्का दे दिया। आयन मेलिसा की तरफ शॉक होकर देख रहा होता है। मेलिसा कहती है क्या ये सच में इतना शॉक्ड है? खैर ये बहुत ही सरप्राइजिंग रिएक्शन है। मेलिसा कहती है आखिरकार तुम्हारा इस सबसे क्या मतलब है कि तुम नहीं कर सकते? आयन कहता है मेरा मतलब हम अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकते। अचानक से तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो मेलिसा? मेलिसा कहती है अचानक से? वो कहती है योर रॉयल हाइनेस, क्या तुम यही सब नहीं चाहते थे? क्या तुम नहीं चाहते थे कि हमारी एंगेजमेंट टूट जाए? अब अचानक से तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? क्या इसका कुछ और करने का इरादा है? और ये इसके फेस पर लुक कैसा है? आखिर ये है कैसा? अगर ये हमारी एंगेजमेंट तोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आखिरकार ये ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है? अगर यूरी इस कहानी की हीरोइन नहीं है जिसके पीछे ये पागल है, तो फिर आखिर ये है किसके पीछे पागल? क्या ये लड़की इसे पसंद आ गई है? हाँ यही हो सकता है, लगता है इसे ये पसंद आ गई है। आखिरकार और क्या ही हो सकता है? ओह, और ये इसका चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? आयान चिल्लाकर बोलता है कि ऐसा ही है, मैंने जो कहा है ऐसा ही है, मैं अपनी एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करना चाहता हूँ। फिर मेलिसा सोचती है अगर ये एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करना चाहता है तो इसका मतलब, फिर वो कहती है आहा अब समझ आया, तो तुम्हें एडल्ट्री का शौक है। आयान चिल्लाकर कहता है ये किस तरीके का शौक है? तभी मेलिसा कहती है तो तुम इसी तरह के इंसान हो जो इन सब चीजों से खुश होता है। आयान उससे चिल्लाकर कहता है आखिर तुम मेरे बारे में ये सब क्या चीजें सोच रही हो? फिर मेलिसा कहती है अगर ऐसा नहीं है तो फिर लगता है तुम्हें मुझे परेशान होते देखना पसंद है। आयान कहता है वो, और ये बोलकर वो शर्माने लगता है। फिर मेलिसा हल्की सी मुस्कुराहट देती है और कुछ सोचने लगती है। ओह, तो लगता है तुम मुझे इसी तरह से बंदी बनाकर रखना चाहते हो, यानी मेलिसा को, है ना? फिर वो कहती है आहा, मैं सोचूं कहीं कोई बड़ा रीजन तो नहीं है। अब समझ आया मुझे कि तुम आखिर इस तरह से एक्ट क्यों कर रहे थे। आयान बोलता रह जाता है मैं वो। फिर मेलिसा कहती है देखो ये बहुत ही खराब तरीका है, पर तुम अपने इस तरीके में कामयाब हो चुके हो मुझे बंदी बनाने में, लेकिन तुम्हारे साथ एक लविंग रिलेशनशिप में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तुम्हें इस तरह से दूसरी औरतों के साथ देखना। फिर वो लेडी बैठकर कुछ सोचने लगती है और वो मेलिसा कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करेगा, यानी कि विलेनेस ऑफ फोर्डेब्रेड को। तभी वो लेडी उठकर कहीं जाने लगती है और अपनी ड्रेस पहनने लगती है। ना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा। फिर आयान का भी मुझे कुछ ज्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं दिखा, तो हम दोनों बस
एक ऑकवर्ड सी रूम में खड़े थे। कुछ नहीं, बस लिंडा के कपड़े पहनने की आवाज आ रही थी। लिंडा वही लेडी है जिसके साथ अयान फ्लर्टिंग कर रहा था। चैप्टर 4 की शुरुआत होती है और हम लिंडा को देखते हैं जो अपने कपड़े पहन रही होती है। मेलिसा और अयान दोनों उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर तभी मेलिसा अपने मन में सोचती है कि इससे पहले सब कुछ अनक्लियर सा था, मगर उस कॉन्वर्सेशन के बाद सब कुछ बदल गया। मैं धीरे धीरे मेलिसा की मेमोरीज और फीलिंग्स को याद कर रही हूँ। उसकी मेमोरीज के अकॉर्डिंग अयान के इससे पहले भी बहुत सारे अफेयर्स रह चुके हैं, जिसकी वजह से मेलिसा गुस्से में पागल होती रहती थी। वो उससे बिल्कुल भी लॉयल नहीं था, जिसका ब्लेम सारा का सारा मेलिसा के ऊपर आ गया था। लोग उसके पीछे बहुत सारी बातें बनाया करते थे और ये सारा दुख और शेम सब मेलिसा को अकेले ही झेलनी पड़ती थी। फिर एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम अपनी हीरोइन की पास्ट लाइफ देखते हैं। उसका डैड जोर से टेबल पर हाथ मारते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को उसको खुश रखने के लिए और ज्यादा कुछ करना चाहिए। फिर उसकी मॉम कहती है कि वो उस पर चीट कर रहा है। ये सब वो बातें टीवी देखते हुए बोल रहे थे। पिछले टाइम में यानी कोरिया में मैंने देखा था कि अगर किसी आदमी का अफेयर होता था फिर भी सारा ब्लेम औरत को ही दिया जाता था। तभी उसके डैड चिल्लाकर कहते हैं कि वो उस पर चीट नहीं करता, अगर वो उसके साथ अच्छे से रहती तो। तभी मेलिसा मन में सोचती है, देखा जाए तो यहाँ भी कुछ अलग नहीं है, यानी कि इस नॉवल में, वो भी वेस्टर्न सेटिंग के साथ। फिर वापस हम अपनी स्टोरी पर आते हैं और आयान बोल रहा होता है पर फिर मेलिसा इतने में उसकी तरफ देख रही होती है। फिर आयन जोर से चिल्लाकर बोलता है कि वो तुम ही तो थी जिसने ये सब शुरू किया था। तुम ही मुझे इतना ज्यादा प्यार करती थी, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता था। और तुम ही कहती थी कि तुम मुझसे कभी भी मिलने आ सकते हो, वो भी बिना बुलाए। तुम्हें पता है ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। ये सब बोलते हुए आयान गुस्से से जोर जोर से सांस लेने लगता है, रोते हुए। फिर तभी मेलिसा उसकी तरफ देखती है और कहती है, अच्छा तो तुम इसीलिए और कुछ नहीं बोल पा रहे थे, अब समझ आया। मेलिसा उससे कहती है, तो तुम भी यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब उससे कंपेयर करोगे जो सब मैंने झेला है? तभी वो आयान की तरफ देखती है और कहती है, इसे देखो ये कैसे विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, सोच रहा है कितना बेचारा है ये। फिर मेलिसा गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचती है और कहती है, अच्छा तो तुम अब यहाँ विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले हो। खैर मैंने तो वो सब बस प्यार में आकर किया था, क्योंकि तुम मेरे फियांसे थे। साथ में चाय पीना, एक दूसरे को पकड़ना, मुझे लगा था ये सब चीजें तो आम बात है उन लोगों के लिए जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम्हें ये सब चीजें इतनी ही बुरी लगती है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेलिसा अपने मन में कहती है, आयन यू बास्टर्ड। आयन अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी मेलिसा कहती है, अच्छा तो तुम अब अपना सर हिला रहे हो, इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें इतनी सी भी समझ नहीं है? मेलिसा कहती है कि मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगी इन सब चीजों से। फिर मेलिसा उसकी तरफ उंगली करते हुए कहती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ की तरह एक्ट करोगे। मेलिसा कहती है, तुमने उन सब औरतों का खिलौना बनाया बस मेरे पास वापस आने के लिए। तुम्हें क्या लगता है ये किसी तरह का लो बजट प्रैंक शो है? पास्ट को देखा जाए तो मेलिसा को जब भी आयन की तरफ से इनविटेशन मिलता तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती। वो अपना पूरा दिन निकाल देती सिर्फ एक आउटफिट पिक करने में। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती और अच्छे से अच्छा दिखने की कोशिश करती। पर जब भी मेलिसा पैलेस आती वो यही सब देखती, यानी कि अयान को किसी और लड़की के साथ फ्लर्टिंग करते हुए। मगर इतना होने के बावजूद भी मेलिसा ने कभी भी अयान का इनविटेशन रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसके लिए ये प्रूफ था कि वो उसके बारे में सोचता है एक मोमेंट के लिए। मैं इतनी खराब चीजें की फिर भी तुम हमारी एंगेजमेंट तोड़ना नहीं चाहते हो? क्या ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से रिएक्ट करूंगी? आखिर तुम में इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे? फिर आयान कहता है, ये सब इसीलिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। फिर तभी कमरे में एकदम साइलेंस हो जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ। तभी हमारी हीरोइन मेलिसा का नाम गुस्से से लेती है, कहती है मेलिसा, और उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तभी मेलिसा अपने मन में एक सीन क्रिएट करती है जिसमें वो जोर से अयान के मुंह पर एश ट्रे उठाकर मारती है। फिर वो एश ट्रे की तरफ देखती है और कहती है, चलो शुक्र है ये सब बस मेरी एक इमेजिनेशन थी, वरना तो मैं आज इस बेवकूफ के सर पर ये ग्लास एश ट्रे मार ही देती। मेलिसा कहती है, ओ कैट मुझे शक्ति दो, कैंट एक फिलोसोफर का नाम है। फिर वो सोचती है कि इतने सारे फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने बताया है कि एक आदमी लॉजिकल सोचने वाला क्रिएचर है, पर मैं अपनी सैनिटी को काबू में कैसे रखूं? आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी है कैसा। मेलिसा ये सब सोच ही रही होती है। अयान सोचता है कि आखिर ये कर क्या रही है, आखिर ये रॉयल बेवकूफ सोचता क्या है? क्या इसकी हरकतें बिल्कुल सही हैं क्योंकि ये सब मेरी गलती है? ये सोचता है कि ये चाहे कितनी भी गलतियां कर ले और मैं इसको अपनी जिंदगी में वापस ले लूंगी क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ, बस इसलिए। ये क्या सोचता है? क्या ये किसी कोरियन सिंगर के गाने में है? पर अब और नहीं। पैनिक होते हुए हल्के से हंसता है और कहता है, कम ऑन मेलिसा, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम गुस्से में हो। मेलिसा कहती है, नहीं मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती हूँ। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मेलिसा ने आयन को अपनी एंगेजमेंट तोड़ने का बोला है। फिर मेलिसा अपने मन में ही सोचती है, जरा इसका चेहरा तो देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इससे कह दिया हो कि अर्थ असल में हार्ट शेप की है। इसने मेलिसा को प्यार को हल्के में लिया जबकि उसने इसे 18 सालों तक अपना दिल दिया, पर अब और नहीं। तभी आयन मेलिसा से कहता है, ये सच नहीं हो सकता है ना? फिर मेलिसा कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है, प्यार तो आता जाता रहता है,
तभी मेलिसा कहती है, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें इतनी सी भी बात समझ नहीं आती। मुझे लगा था कि तुम समझोगे क्योंकि तुम्हें अपनी निचली बॉडी से इतना प्यार जो है, पर नहीं। चलो अब इस एंगेजमेंट को खत्म करते हैं, समझे तुम? तुम्हें क्या लगता है अब कोई रीजन बचा है इस रिलेशनशिप को रखने का? एन उसकी तरफ बड़ी परेशान नजरों से देख रहा होता है। वो कुछ बोल नहीं पाता, बस देखता रह जाता है। मेलिसा कहती है, ये सब कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। जल्दी से मैं इस फियांसे के टाइटल से आजाद होना चाहती हूँ। जरा सोच कर देखो, अगर ये बेवकूफ थ्रोन पर बैठ गया तो ये तो हमारी कंट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तभी अयान कहता है, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी पर ये नहीं कर सकते। माना कि ये अट्रैक्टिव है, मगर मैं अब इसको सिर्फ एक रॉयल अट्रैक्टिव कूड़े की तरह देखती हूँ, और अब मेरे पास इसको देने के लिए ना तो अट्रैक्शन बचा है, ना ही मर्सी। मेलिसा जोर से चिल्लाकर कहती है, आखिर तुम इतने बेशरम क्यों हो? सच में समझ नहीं आता, बताओ मुझे क्यों नहीं? अयान उसकी तरफ देखकर कहता है, वो इसीलिए, बस ऐसे ही। फिर मेलिसा कहती है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये आदमी मुझे मरवा कर रहेगा। फिर हम देखते हैं कि पीछे से लिंडा धीरे धीरे उठकर जाने लगती है। वो सोचती है कि यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। तभी उठते उठते उसका पैर मुड़ जाता है और वो जाकर जोर से टेबल से टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। उसके टकराने की वजह से एश ट्रे भी हवा में उड़कर नीचे जमीन पे गिर जाती है। मेलिसा और अयान दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं। एकदम से गेट खुलता है और दो गार्ड अंदर आते हैं और पूछते हैं, योर हाइनेस, क्या हुआ? फिर पीछे अयान लिंडा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मेलिसा देखती है और कहती है, ये सब अचानक से क्या हुआ? लिंडा पीछे बैठी हुई रो रही होती है और गार्ड आकर अयान से पूछता है, क्या आप ठीक हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? और अयान अपने सर पकड़कर नाटक करने लगता है। मेलिसा कहती है, आखिर ये सब अचानक से हो क्या रहा है? गार्ड मेलिसा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेडी फोर्टिफ्रेट, आप फिर से सीन कर रही हो, एक हद होती है इस चीज की, अब हम आपका ये बिहेवियर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेलिसा कहती है, क्या? मेलिसा अपनी नजरों से एक बार उधर देखती है सीन की तरफ, यानी कि जो अभी हुआ। फिर वो कहती है, ओह अब समझ आया, ग्लास एस्ट्रे जमीन पर टूटी हुई पड़ी है, मैं काफी देर से चिल्ला भी रही थी, और ये अयान की लेडी जमीन पर बैठी हुई रो रही है, और जरा इसको तो देखो, ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा थक चुका है विलेनेस की इन सब हरकतों से। इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मेलिसा ने इस कमरे में बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट चीजें की हैं। अब समझ आया, ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। गार्ड मेलिसा के हाथ पीछे कर बांधने लगता है। मेलिसा कहती है, देखो मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी गार्ड मेलिसा के हाथ बांध देता है। लिंडा भी एक्टिंग करते हुए अयान के पास जाने लगती है और कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अयान भी उसे गले से लगाने लगता है, कहता है, ओ लिंडा, मुझे माफ कर देना, तुम्हें इन सब चीजों से गुजरना पड़ रहा है। माय लव, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो। लिंडा भी कहती है, ओ अयान। फिर मेलिसा पीछे मुड़कर देखती है, वो कहती है, वाह क्या पेयर है ड्रामा क्वींस का। तो सब लोग मुझे ही आखिरकार विलनेस समझ रहे हैं। खैर, यहाँ पर कोई भी मेरी तरफ नहीं है। ये कहते हुए मेलिसा मुस्कुराने लगती है। वो गार्ड मेलिसा को बाहर ले जाने लगते हैं और मेलिसा मन में कहती है, अब इन सब चीजों से छुटकारा पाने का कोई भी तरीका नहीं है, ये सब बस सिचुएशन को और ज्यादा बेकार ही करेंगी। मेलिसा के कदम रुकते हैं और वो पीछे मुड़कर देखती है। अयान भी उसकी तरफ देखता है और जल्दी से अपना मुंह घुमा लेता है और टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देखता है। फिर मेलिसा गुस्से में मन में सोचती है कि इस बास्टर्ड को तो देखो, इसने एक बार भी मुझे सॉरी भी नहीं बोला। वो चिल्लाकर कहती है, बस अब बहुत हुआ अयान, मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया। चैप्टर 6 की शुरुआत होती है और हम एक कैरेज को देखते हैं। उस कैरेज में मेलिसा थी। वो बड़े ध्यान से कुछ सोच रही थी। वो अपने मन में ही सोचती है, असैसिनेशन। हाँ, सारी सिचुएशन को देखने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंची हूँ। सच मानो, मैंने ये डिसीजन अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से नहीं लिया है। बेशक मैं अपने फियांसे की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई और पैलेस से बाहर निकाल दी गई। मेलिसा पैलेस के बाहर खड़ी थी। फिर कोचमैन उससे कहता है, माय लेडी, आप आ गई। मेलिसा सोचती है कि ये कोचमैन भी मुझे ऐसे देख रहा है। इसने फिर वही किया। कोचमैन उससे कहता है, माय लेडी, क्या मैं आपको हाथ दूं? वो कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ ऐसे ही, पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस बार मैं बहुत लॉजिक के साथ सोच रही हूँ। जरा सोच कर देखो, अगर ये बच्चों के दिमाग वाला आदमी हमारे थ्रोन पर बैठ गया तो ये क्या करेगा? हमारी कंट्री तो बर्बाद हो जाएगी। ये पूरे हमारे राज्य को बर्बाद कर देगा। और जरा सोचो, फिर लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो पता है ये क्या कहेगा, पर तुम सब तो मुझे प्यार करते हो ना। ये वहाँ किसी चमकते सितारे की तरह खड़ा होगा जो सबकी आंखों में चुभेगा। मैं ये इमेजिन कर सकती हूँ। और लोग इससे कहेंगे, हम आपसे प्यार करते हैं योर मैजेस्टी। ये कहते हुए मेलिसा अपना सर हिला रही होती है। फिर मेलिसा सोचती है, अगर मान लो कि ये बेवकूफ यूरी से मिल जाता है और ये सारे पत्ते बदल देता है, ये यूरी को अपना प्यार देना चाहेगा। मेलिसा कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर जैसा कि अब ये है, इस हिसाब से तो यूरी भी इसको रिजेक्ट कर देगी। इसे अब कोई नहीं बचा सकता। एक ऐसा टाइम भी था जब अयान मेलिसा के साथ काइंड हुआ करता था,
खासकर वहाँ जहाँ पर बहुत सारे लोग या फिर बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था, क्योंकि उसे उसके साथ दिखना था, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब मान लो मेलिसा की नज़र एक आदमी से मिली। वो आदमी बहुत ही हैंडसम था और उसने मेलिसा को हल्की सी स्माइल दी। मेलिसा तो ये सोचकर पागल ही हो जाती कि वो सच्चा प्यार है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अयान ने उसको झूठा प्यार दिया। खैर, आखिरकार मैं उस मैनिपुलेटिव बास्टर्ड को हमारी प्यारी सी एंजल जैसी हीरोइन के पास कैसे आने दे सकती हूँ। असैसिनेशन ही अब मुझे एक ऑप्शन नजर आ रहा है, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ये सही है। आखिरकार मैं एक विलेनस जो हूँ, एक छोटा सा असैसिनेशन तो कुछ भी नहीं है। तो अब देखते हैं इस जॉब के लिए कौन ठीक रहेगा। मुझे ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आखिर टारगेट क्राउन प्रिंस जो है। फिर कोचमैन घोड़े रोकता है और कैरेज से नीचे उतरता है। वो खुशी खुशी जाकर कैरेज का गेट खोलता है और कहता है, माय लेडी, हम लोग आ गए हैं। फिर वो देखता है मेलिसा अपने आप से ही बातें कर रही थी। वो कहती है, हाँ, मुझे उसे काटना होगा। कोचमैन शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या? मेलिसा अपने आप में ही कुछ कुछ बोल रही थी। वो बोलती है, हाँ, मुझे उसका सर काटना होगा। नहीं नहीं, मुझे उसके हाथ पैर काटने होंगे और उसकी बॉडी को गाड़ना होगा। वो ये सब बोल ही रही थी, तभी वो देखती है कि कोचमैन उसे देख रहा है शॉक होकर। फिर मेलिसा कहती है, ओह, हम लोग कब रुके? हम इतनी जल्दी पहुंच भी गए? ये कहकर मेलिसा हंसने लगती है। मेलिसा जब कोचमैन का हाथ पकड़ती है तो वो देखती है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। वो कहती है, इसके हाथ क्यों कांप रहे हैं इतने ज्यादा? कोचमैन उसकी तरफ शॉक होकर देखता है और फिर बोलता है, माय लेडी। फिर वो बड़े ही नर्वस होकर बोलता है कि आपको किसी भी चीज को काटना नहीं चाहिए, ना किसी और को। फिर मेलिसा उसे शॉक होकर देखती है। कोचमैन अपने मन में सोचता है, क्या क्या मैं अपनी जॉब खो दूंगा? ये मैंने क्या बोल दिया? फिर मेलिसा सोचती है, ओह, तो इसे मेरी चिंता हो रही है। मेलिसा हल्की सी मुस्कुराहट देती है और फिर कोचमैन उससे कहता है, माय लेडी। फिर मेलिसा सोचती है कि आखिर ये वो नहीं है जिससे मेरी दुश्मनी है, तो फिर मैं इसे एक रीअश्योरिंग स्माइल दे देती हूँ। मेलिसा बड़ी ही अजीब सी स्माइल देती है और कोचमैन उसे देखकर डर जाता है। फिर कोचमैन चिल्ला चिल्लाकर जोर से उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है, मेरी एक वाइफ है और मेरा एक पेट रैबिट है, प्लीज मेरी लाइफ को बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है कि मैंने तो बस इसे एक स्माइल दी थी। वो कोचमैन उससे माफी मांग रहा होता है, तभी अचानक से मेड आ जाती है। वो कहती है, यहाँ क्या हो रहा है? फिर बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कुछ लिख रहा था। तभी गेट पर नॉक होती है। वो मेलिसा थी। मेलिसा आकर कहती है कि आपके पास मेरे लिए थोड़ा सा टाइम है? वो अंदर आने लगती है। फिर वो आदमी उठता है और खड़ा होता है। फिर मेलिसा सोचती है, ऐसा लगता है कि मैंने इन्हें गुस्सा दिला दिया है, पर ये आदमी असल में मेलिसा के फादर है, ड्यूक फॉर्टिब्रेड। वो कहती है, ओह सीरियसली, मैं पहले ही इतनी लंबी हूँ और मुझे इस आदमी को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ रहा है। मेरी गर्दन दुख रही है। आखिरकार ये आदमी है कितना लंबा, और इनका चेहरा तो देखो कितना ज्यादा हार्श है। बिल्कुल मेलिसा में मिलते हैं। इतने उसके फादर कहते हैं तो इतने फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है कि एक चीज जो इनको डिफाइन करती है वो है। फिर इतने मेलिसा के फादर बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? फिर मेलिसा अपने मन में ही सोचती है कि ये पूरी तरह से पुराने ख्यालात के हैं। चैप्टर 7 की शुरुआत होती है और मेलिसा बताती है कि वैसे तो सारी मेडिवल फैंटेसी नॉवेल्स इस बेस पर होती हैं कि लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, पावर और प्रॉपर्टी सब लड़की को मिलती है। सेम इसी तरह वीडियो गेम्स में भी औरतें हीलर्स के तौर पर चूज करती हैं और आदमी क्लासिक वॉरियर्स के तौर पर। ये बुक भी कुछ खास अलग नहीं है, लेकिन ड्यूक फॉर्टिब्रेड ने तो एक स्टेप और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। बच्चों के ऐसा बन जाने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। ड्यूक ने कभी भी अपनी पहली बच्ची मेलिसा को एक प्यारी सी स्माइल भी नहीं दी, मगर उसकी दूसरी औलाद यानी कि जेक, उसका सन, उसको सारा का सारा प्यार मिला और उसे अब्रॉड भेज दिया गया पढ़ाई के लिए। इसीलिए मेलिसा अपने फादर से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगी और उन दोनों के बीच कभी भी एक पूरी तरह से प्रॉपर कॉन्वर्सेशन भी नहीं हुई। मेलिसा ये सब सोच ही रही थी कि उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं और बिना कुछ बोले ही सीधा बाहर जाने लगते हैं। मेलिसा कहती है, हाँ, ये क्या हुआ? क्या इन्होंने मुझे सुना नहीं, या फिर ये समझ रहे हैं कि मैं इनसे बात नहीं कर रही हूँ? मेलिसा कहती है, आई स्वेयर, ये मुझे जानकर इग्नोर कर रहे हैं। मेलिसा चिल्लाकर कहती है, योर ग्रेस, मैं आपका ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगी, मगर ये बहुत जरूरी बात है, तो क्या आप मुझे सुनना नहीं चाहोगे? ड्यूक के कदम रुकते हैं। वो पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, क्या? मेलिसा कहती है, ओह, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, तो मैं सीधा पॉइंट की बात करती हूँ। तो बात ऐसी है कि तभी उसके फादर कहते हैं, नहीं रुको, क्या तुम सीरियस बात करने की कोशिश कर रही हो, वो भी यहाँ खुले में? वो कहते हैं, हॉल में कोई जगह नहीं है इंपॉर्टेंट बात करने की, चलो आओ, मैंने एक सिटिंग रूम तैयार करके रखा हुआ है, फॉलो मी। मेलिसा कहती है, अरे नहीं नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तभी वो चले जाते हैं और हॉलवे खाली हो जाता है। मेलिसा सोचती है, आखिर क्यों? हाँ, माना कि वो गलत नहीं कह रहे हैं, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी पूरा रूम रेडी करने की।
मेलिसा अपना सर पकड़कर कहती है, मैं तो बस ये एंगेजमेंट तोड़ने की बात करना चाहती थी। फिर वो एकदम से कहती है, ओह हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो मेरे मुंह पर पानी फेंकने की तैयारी कर रहे हों, बिल्कुल ड्रामास की तरह। फिर वो कहती है, हाँ। एकदम से दीवार के पीछे से उसके फादर झाँकते हैं और कहते हैं, 5 मिनट। फिर वो कहते हैं, नहीं नहीं, 10 मिनट, 10 मिनट बाद आना। मेलिसा उनकी तरफ शौक होकर देखती है, एकदम वो गायब हो जाते हैं। मेलिसा कहती है, ये फिर से गायब हो गए। वो सोचती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ऐसा हो अगर मेरे क्राउन प्रिंस को मारने से पहले ही ड्यूक मुझे पहले मार दे। और ये सिटिंग रूम क्यों है फिर से, बिल्कुल अयान वाली सिचुएशन की तरह। मुझे सिटिंग रूम के बारे में कुछ बुरे ख्यालात आ रहे हैं। फिर मेलिसा गेट पर नॉक करती है और उसके फादर अंदर से कहते हैं, अंदर आ जाओ। मेलिसा डोर का हैंडल पकड़कर खोलती है और अंदर जाने लगती है। वो कहती है, योर ग्रेस, और सामने देखकर वो हैरान हो जाती है। पूरा रूम पिंक डेकोरेशन से सजा हुआ होता है। फिर मेलिसा कहती है, क्या मेरा कोई छोटा भाई या बहन है जिसका आज बर्थडे है और उसकी बर्थडे पार्टी है। फिर मेलिसा देखती है, वो कहती है, मैं ये क्या बकवास कर रही हूँ। फॉडेब्रेड फैमिली में बस 3 ही मेंबर हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ये सब क्या देख रही हूँ और ये इतने शांति के साथ क्यों बैठे हैं। फिर मेलिसा के फादर कहते हैं, यहाँ आओ, बैठ जाओ। फिर मेलिसा कहती है, और ये ड्यूक ने पिंक कलर का ड्रेस सूट क्यों पहना हुआ है, मगर इनका चेहरा इनके कपड़ों से बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये तो और ज्यादा डरावने लग रहे हैं। मेलिसा कहती है, योर ग्रेस। फिर वो अपने मन में ही सोचती है, क्या आपके सर पर कहीं चोट लग गई है, आपने ऐसा ड्रेस क्यों पहना हुआ है, आप तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। मेलिसा अपने मन में ही कह रही होती है कि अरे नहीं, मैं भी कुछ ऐसी चीजें कह रही थी जो एक डॉटर को अपने फादर से कभी नहीं कहनी चाहिए। मेलिसा आकर सोफे पर बैठ जाती है और हल्के से खांसती है। वो कहती है, तो मैं सीधा पॉइंट की बात करती हूँ, फिर मैं बाकी सब आप पर छोड़ दूंगी। मेलिसा के फादर कहते हैं, मैंने ये चाय और पेस्ट्रीज मंगवाई है, तुम जितना मर्जी उतना खा सकती हो। मेलिसा कहती है, अरे नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेलिसा कहती है, तो वापस टॉपिक पर आते हैं। तभी उसके फादर कहते हैं, मैंने सुना है ये चाय यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा फेमस हो रही है आजकल। मेलिसा अपने मन में कहती है, ओह ये आदमी, ये मुझे बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, है ना। और जिस तरह से ये इस चाय के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। फिर मेलिसा सोचती है, क्या इन्होंने इसके अंदर पॉइजन मिला दिया है। फिर एक मेड आकर ड्यूक को चाय देती है और कहती है, प्लीज एंजॉय। फिर मेलिसा सोचती है, जरा रुको, क्या ये ब्लैक कॉफी पी रहे हैं। अब तो मुझे और ज्यादा शक हो रहा है, क्या इस चाय को पीना वाकई में सेफ है। वो कांपते हुए हाथों से कप उठाने लगती है। चैप्टर 8 की शुरुआत होती है और हम मेलिसा को देखते हैं, जो उस चाय के कप को देख रही थी और सोच रही थी, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, आखिर मैं इसे पीने से कैसे बचूं। फिर तभी उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं। वो कहते हैं, तो चलो सुनते हैं कि तुम्हें क्या कहना था। मेलिसा गौर से देखती है और चाय के कप को हल्का सा टेढ़ा कर कर चाय नीचे गिरा देती है। मेलिसा के फादर कहते हैं, हमें 10 साल हो चुके हैं इस तरह से बात करे हुए। मेलिसा कहती है, पर मैं तो हर सुबह आके आपको ग्रीट करती हूँ, हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, क्या आपको याद नहीं। फिर उसके फादर कुछ सोचते हैं और कहते हैं, पता नहीं। मेलिसा कहती है अपने मन में कि ये आदमी मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है। फिर वो सोचती है कि लगता है मैं ही यहाँ पागल हूँ, जो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन एक्सपेक्ट कर रही थी। मेलिसा कहती है, तो मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। वो कुछ कहने ही वाली थी, तभी हम देखते हैं कोई अपना पैर उस रूम के गेट पर रखता है। वो अपनी बात पूरी ही करने वाली थी कि तभी एकदम से ब्लैक हुड में एक आदमी गेट को जोर से लात मारकर खोल देता है। मेलिसा चौंक कर पीछे देखती है। तभी उस रूम में शांति हो जाती है। फिर वो आदमी कहता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मेलिसा कहती है, क्या मेरे कान बंद हो गए हैं, मैंने किसी को नॉक करते हुए नहीं सुना। मेलिसा अपने मन में कहती है, ये ब्लैक रॉब तो उसका है जो बेवकूफ इंसान है, जो मुझे जवाब भी नहीं देता, और कोई नहीं, मेरा भाई जेक फॉडेब्रेड। ओह जरा देखो तो, ये बिगड़ा हुआ बेटा वापस आ गया। ये भी यूरी को प्यार करने वालों में से एक है, फॉडेब्रेड फैमिली का वारिस और स्नाइपर है रॉयल फैमिली में, जो कि असैसिनेशन करने में माहिर है। अगर किसी ने थ्रोन के बारे में गलत शब्द कहे या फिर अपोज किया, और आप सोच ही सकते हो, वो गायब कर दिया जाएगा जैक के हाथों। जेक और मेलिसा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर जेक मुंह बनाते हुए उससे कहता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है, ओह तो ये अपनी खुद की बहन से नफरत करता है। मेलिसा अपने मन में कहती है, देखा जाए तो ये बहुत ही यंग है और पूरे एम्पायर का सबसे बेस्ट स्नाइपर है, और ये अपनी पावर के लिए भी अप्रिशिएट किया जाता है, मगर ये किसी रीजन के कारण हाई सोसाइटी में अपना फेस नहीं दिखाता, और अगर इसे कहीं इवेंट अटेंड करना पड़ जाए तो ये अपने ब्लैक रूम में चुपचाप कोने में खड़ा रहता है। अपने मुंह छुपाने की वजह से ये अपनी फैमिली से भी बहुत दूर हो गया। ऑलमोस्ट ये कभी भी अपने घर पर नहीं मिलता था। मेलिसा सोचती है, अब मैं समझ रही हूँ, इसको अपने लुक्स की वजह से हमेशा सर दर्द रहता होगा, सारे अच्छे जीन्स इसके पास चले गए। ये बहुत गलत बात है। मेलिसा ना तो शूटिंग स्किल्स में अच्छी है और ना ही मैजिक में, और फिर जब भाई बहन से ज्यादा खूबसूरत हो तो फिर कौन ही इन्हें सिबलिंग्स की तरह देखेगा। नॉवल के अंदर जैक कम बोलने वाला हैंडसम कूल गाय था।
मुझे ये अच्छा लगता था, जैसे ये बिना कुछ बोले ही यूरी के पीछे उसको प्रोटेक्ट करता था। लेकिन मेलिसा ये सब सोच ही रही थी, फिर तभी जैक कहता है, फादर इस सब का क्या मतलब है, और आपने ये किस तरह की डेकोरेशन की हुई है, और ये इतनी सारी क्यों है? ये तो कोई 5 साल का बच्चा भी पसंद नहीं करेगा। और इस चाय को क्या हुआ? इसकी स्मेल से तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी सस्ती मार्केट स्टॉल से ली गई है। जेक अपने फादर से चिल्लाकर कहता है, फादर थोड़ी तो शर्म कीजिए, इसीलिए मुझे घर आना पसंद नहीं है। फिर मेलिसा कहती है, कम बोलने वाला, हाँ जरूर। मेलिसा कहती है, मगर असल में ये एक बिगड़ी हुई औलाद है जो बस हमेशा अपने फालतू के नखरे करता है, जैसे ये फ्री स्टाइल रैपिंग कर रहा हो। फिर जेक अपने फादर से कहता है, फादर आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, मैं थक चुका हूँ। कैसे आप मेरे बगैर कहे ही सब कुछ कर देते हैं, बिना मुझसे कोई सवाल पूछे। मैं चाहता हूँ आप खाली मेरे वर्ड्स ही नहीं सुने, बल्कि उन पर ध्यान भी दें। I mean, देख लीजिए आज ही क्या हुआ। फिर जेक कहता है, मैंने आपसे कहा था मेलिसा बिल्कुल बच्ची है, उसके लिए कमरा डेकोरेट करना था एटलीस्ट, नहीं तो वो आपकी बात नहीं सुनेगी, पर आपने तो इसे 10 कदम और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। मेलिसा उसकी तरफ हैरान होकर देखती है और कहती है, अच्छा तो तुम हो इसके पीछे। फिर मेलिसा सोचती है, ये तो क्राउन प्रिंस से भी ज्यादा बदतर निकला। फिर मेलिसा सोचती है कि आखिर तुम्हारे कैरेक्टर को क्या हो गया है, तुम तो एक हैंडसम कूल स्नाइपर थे। मेलिसा सोचती है कि मुझे ये तो पता था कि ये अपनी बहन को पसंद नहीं करता और अपने फादर से भी ज्यादा प्यार नहीं करता, मगर ये तो हद से ज्यादा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जोर जोर से हथौड़े से मेरा सर पीट रहा है। मैं बहुत ज्यादा शॉक में हूँ, ऐसा मैंने जैक के बारे में नहीं सोचा था। फिर मेलिसा कहती है, और एक बात बता दूं, ड्यूक बिल्कुल ही बेचारे बन जाते हैं जब बात उनके बेटे की आती है। वो वहाँ बस ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई बच्चा अपनी मॉम से डांट खा रहा हो। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश करती हूँ, ये सब चीजें तो नॉर्मल है, इतना ज्यादा बोलना जब तुम एक फैमिली में हो। मेलिसा सोचती है कि ये फादर की एक अनएक्सपेक्टेड क्यूट साइड है ना। फिर वो जेक को आवाज लगाती है और कहती है, हे जैक। जेक कहता है, क्या? फिर वहाँ एकदम साइलेंस हो जाता है। मेलिसा अपने मन में सोचती है, हाँ, ये अभी फादर के ऊपर इतना ज्यादा चिल्ला रहा था और इसने मुझसे बस एक वर्ड कहा। फिर मेलिसा सोचती है, नहीं, मुझे हंसते रहना होगा। वो कहती है, तुम यहाँ अचानक से कैसे ब्रदर? फिर जेक उसकी तरफ ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता है। चैप्टर 9 की शुरुआत होती है और जेक मेलिसा की तरफ देख रहा होता है ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है, व्हाट द हेल, ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है जैसे ये अभी भौंकने वाला है। फिर जेक बिना कुछ बोले ही अपना मुंह मोड़ लेता है। फिर मेलिसा सोचती है कि अरे, ये अब मुझे इग्नोर भी कर रहा है। मेलिसा कहती है, अच्छा, मुझे लगा था कि ये कम बोलने वाला आदमी है, लेकिन इसे तो खासकर मुझसे बात करना पसंद नहीं है। फिर मेलिसा जेक से कहती है, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर ये अर्जेंट नहीं है तो क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? मुझे ड्यूक से कुछ जरूरी बात करनी है। मेलिसा अपने मन में सोचती है, उम्मीद करती हूँ कि इसे हिंट मिल गया होगा, अब चलो भी जल्दी यहाँ से जाओ। फिर जेक उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम? फिर मेलिसा उससे कहती है, क्या तुम्हें अपनी बड़ी बहन से बात करने की तमीज नहीं है? फिर जेक कहता है, हाँ तुम। फिर जेक उसकी तरफ उंगली करता है और कहता है, अयान। और फिर उसका नाम सुनते ही मेलिसा शॉक हो जाती है और उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। मेलिसा कहती है, क्या? ये अचानक से इसका नाम क्यों ले रहा है? मेलिसा सोचती है, जरा रुको, मुझे ठीक से सोचना पड़ेगा, मैंने नॉवल में इसके बारे में पढ़ा है। जेक और अयान बचपन के दोस्त हैं, इसी वजह से जेक को इंपीरियल फैमिली में हायर कर लिया गया। अब समझ आया। लेकिन नॉवल के अंदर इन दोनों आदमियों के बीच यूरी को लेकर दुश्मनी रहेगी और इनकी फ्रेंडशिप तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो जाएगी। जेक मेलिसा से कहता है, अयान ने मुझे सब बता दिया है, तुम उसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल मत करो। फिर मेलिसा सोचती है, ओह अयान, तो उस गधे के बच्चे ने मेरे भाई को सब कुछ बता दिया है। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है कि लगता है ऐसा हुआ होगा। फिर हम उसके मन की बात देखते हैं। हम सीन देखते हैं, जेक और अयान दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे थे। अयान जेक से कहता है, जेक मेरे दोस्त, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जेक कहता है, क्या हुआ? फिर अयान कहता है, तुम्हारी सिस्टर मुझसे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कह रही है। फिर जेक कहता है, सच में? फिर अयान कहता है, हाँ सच में। फिर जेक कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अयान कहता है, नहीं रुको, प्लीज रुक जाओ, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। फिर जेक कहता है, मुझे जाने दो, आई डोंट केयर। फिर अयान कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, अपने घर जाओ और अपनी बहन को रोको, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। फिर जेक कहता है, तुम ये सब खुद संभाल लो। फिर अयान कहता है, प्लीज मेरी बात को समझो। फिर मेलिसा अपना सर हिलाते हुए सोचती है, हाँ पक्का यही हुआ होगा। ये इसका चेहरा बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, ये कितना अननोइंग है। फिर मेलिसा कहती है, जरा 1 मिनट रुको, चलो सब कुछ फिर से सोचते हैं। ये यहाँ इसीलिए है क्योंकि अयान ने इसे ये सब बोला।
और जिस तरह से मेरे पूछने पर कि तुम यहाँ क्यों हो ये मुझे देख रहा है, इससे तो ऐसा लगता है कि जेक यहाँ अयान के कहने पर आया है और फिर मेड ने इसे जरूर बता दिया होगा कि ड्यूक कहाँ है। और फिर ड्यूक तो अपनी बेटे की सब बातें सुनते हैं और मेलिसा भी ड्यूक का कहना नहीं टाल सकती, तो फिर ये चाहता है कि मैं अयान से अपनी एंगेजमेंट ना तोड़ूं। और इसने ये कि अयान ने मुझे सब बता दिया है तो मुझसे अपनी एंगेजमेंट मत तोड़ो, साफ साफ कह दिया, वो भी ड्यूक के सामने। तुम तो और भी ज्यादा बुरे निकले, है ना। फिर जेक और ड्यूक दोनों ही मेलिसा की तरफ देखते हैं। मेलिसा गुस्से से अपने दांत पीसती है, फिर जेक से कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे इस तरह से ऑर्डर देने वाले कि अपनी एंगेजमेंट मत तोड़ो। अयान और मेरे मामले से तुम दूर ही रहो, समझे। तुम हम लोगों के बीच नहीं बोल सकते हो कि तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे बाल नोच दूंगी। और क्या अयान ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हें अपनी बहन से किस तरह से बात करनी चाहिए, और तुम उसके कहने पर बड़ी जल्दी भागे चले आए घर। फिर मेलिसा जेक से चिल्लाकर कहती है, क्या तुम प्रिंस के पालतू कुत्ते हो। हम तुम्हें इसीलिए ऐसे घूमने देते हैं ये सोचकर कि तुम बड़े हो गए हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। फिर जेक कहता है कि पहले मुझे शक था, मगर अब मुझे समझ आ गया है कि तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो। फिर जेक और मेलिसा दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं और मेलिसा अपने हाथ बांधकर सोफे पर बैठ जाती है। मेलिसा सोफे पर किसी विलनेस की तरह बैठी थी। फिर वो कहती है, देखो मुझे पता है कि तुम मुझे हेट करते हो, मैं भी तुम्हें कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती हूँ, आई मीन कौन ही करेगा। फिर मेलिसा कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ नर्म रही ये सोचकर कि तुम मेरा परिवार हो, मगर इस बार तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। फिर मेलिसा कहती है, देखो तुम मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह इज्जत भी नहीं देते हो, तो मैं भी अब तुम्हें कोई ज्यादा खास अच्छे से ट्रीट नहीं करूंगी। और कौन ही बेवकूफ होगा जो अपनी खुद की बहन की पीठ में ऐसे छुरा घोपेगा, एक कावर्ड की तरह। फिर मेलिसा जेक की तरफ घूर कर देखती है और जेक हल्का सा डर जाता है। फिर मेलिसा सोचती है, आई गैस अभी से समझ आ गया होगा कि मेरे साथ इसकी ये बदतमीजी नहीं चलेगी। फिर मेलिसा ड्यूक की तरफ देखकर कहती है, हाँ योर ग्रेस। एकदम से ड्यूक के हाथ से कॉफी का कप गिर जाता है और उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। ड्यूक मेलिसा की तरफ देखते हैं। मेलिसा मुंह बनाती है और कहती है, यही था वो जो आज मैं आपको बताने वाली थी, मैं अयान के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। मैं ये सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, और हाँ मुझे किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं है, और अगर आप मेरे रास्ते में आए तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी। ये कहकर मेलिसा हल्की सी स्माइल देती है, और अगर आपको कोई शिकायत है तो आप अभी बता सकते हो, नहीं तो फिर मैं चलती हूँ। ये कहकर मेलिसा उठकर रूम से खुशी खुशी बाहर जाने लगती है और गेट बंद कर देती है। फिर मेलिसा बाहर जाते हुए सोचती है, मैंने आज थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, मगर कोई नहीं, चलो ये सब काम तो कर गया। चैप्टर 10 की शुरुआत होती है और हम मेलिसा को देखते हैं जो अपना सर पकड़कर बैठी थी और कह रही थी, ये जरूर कोई बुरा सपना है। नहीं, हाँ ये जरूर कोई बुरा सपना ही है। फिर मेलिसा कहती है, चलो अब टाइम आ गया है इस बुरे सपने से उठने का। मेलिसा अपना हाथ उठाती है और जोर से खुद को एक थप्पड़ लगाती है। फिर कहती है, आओ ये बहुत दुख रहा है। फिर मेलिसा जमीन पर गिर जाती है और कहती है, ये सब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, मगर मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा। मेरा रूम जो कि पहले कभी कंफर्टेबल और कोजी हुआ करता था, और अब ये पूरी तरह से एक जहन्नुम में बदल गया है। जरा देखो तो सही, ये राइट वॉल पर भी है, लेफ्ट वॉल पर भी, ये सीलिंग पर भी है, ये फ्लोर पर भी। जेक यू व्हाइट हेयर्ड बैस्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये करने की। और इसने ये इतने सारे अयान के पोर्ट्रेट्स कहाँ से लिए, वो भी अलग अलग पोजेस और एक्सप्रेशन में। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इसने ये सारे पोर्ट्रेट्स इंपीरियल फैमिली के अंदर रखे। और पता है सबसे बुरी बात क्या है, इसने ये सारे अपने मैजिक से चिपकाए हैं। मैं इन्हें फाड़ भी नहीं पा रही हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा ताकि मैं अपनी मेंटल हेल्थ बचा सकूं। मेलिसा ये सब बोल ही रही थी, एकदम से उसकी नजर अयान की एक फोटो पर पड़ती है। वो उसकी तरफ देखती है और शॉक में चली जाती है। वो उसकी फोटो की तरफ देख ही रही होती है, वो और ज्यादा शॉक में जाने लगती है। वो उसकी आंखें देखती है और एकदम से पागल हो जाती है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। फिर मेलिसा उठकर बाहर आती है और कहती है, डैम इट, मैं इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि मैं गुस्से में बेहोश ही हो गई थी। मुझे उठने में थोड़ी सी देर लगी और उस रूम से बाहर आने में। फिर मेलिसा अपनी मुट्ठी भींचती है और कहती है, किसे पता था कि मेरे सबसे ज्यादा बुरे दुश्मन की फोटो डोर पर भी लगी होगी। फिर मेलिसा गुस्से से कहती है, जेक आज मैं तुम्हें बताऊंगी अपने मुक्के का स्वाद। ये कहकर मेलिसा गुस्से में जेक को हर जगह ढूंढने निकल जाती है। वो उसे कुएं में भी आवाज लगाती है, वो उसे ड्रम में भी ढूंढती है, लेकिन जैक कहीं नहीं मिलता। फिर 2 सर्वेंट पकड़कर उसे कहते हैं, माय लेडी आपको क्या हो गया है। फिर मेलिसा कहती है, क्या वो पहले ही निकल चुका है स्टेट के लिए। लगता है वो कहीं भाग गया है। कोई नहीं, वो एक नंबर का पैथेटिक कावर्ड है। मैं आशा करती हूँ कि वो जल्दी बुढ़ा हो जाए और गंजा हो जाए। फिर मेलिसा एक मेड से कहती है, हे तुम। मेड कहती है, यस माय लेडी। मेड मेलिसा की शक्ल देखकर डर जाती है। मेलिसा उससे पूछती है, क्या तुमने जेक को कहीं देखा है। फिर मेड उससे कहती है,
हाँ, वो यंग मास्टर जेक ने मुझसे कहा था कि मैं आपको एक मैसेज दे दूं, अगर आप उनके बारे में कभी पूछो तो। फिर मेलिसा कहती है क्या है वो। फिर मेड उसे डर डर कर बताती है कि उन्होंने कहा था कि मुझे थैंक करने की कोई जरूरत नहीं है। मेलिसा गुस्से में पागल हो जाती है और जोर से वॉल को मुक्का मारती है। वॉल भी टूट जाती है। मेड शॉक होकर कहती है माय लेडी, आपका हाथ, ओ माय गॉश। और वॉल। फिर मेलिसा कहती है अच्छा, तो उसे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मेलिसा अपने आप से ही कहती है उस गधे को ये लगता है कि मुझे अब भी उस प्रिंस से प्यार है। उसे ये लगता है कि मैं बस अयान के साथ ये सब मजाक कर रही हूँ। उसे अब भी लगता है कि मैं ये फोटोज देखकर उन पर प्यार बरसाऊंगी। वो मुझ पर तरस खा रहा है ये सोचकर कि मैं इन सब चीजों से खुश हो जाऊंगी। मेलिसा अजीब तरह से हंसना शुरू करती है। फिर वो हंसते हंसते मेड की तरफ देखती है। मेड उससे कहती है माय लेडी। फिर मेलिसा जोर जोर से हंसने लगती है। मेड बहुत ज्यादा डर जाती है। वो उसे डर कर कहती है माय लेडी, आप ठीक तो हैं? कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई है? जरा रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। मेलिसा जोर जोर से हंस रही होती है। मेलिसा हंसते हंसते अपने मन में सोचती है मुझे पता है सर्वेंट्स भी मेरे बारे में गलत सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में बस अभी एक ही बात चल रही है कि हमें दिल से दिल की बात करनी बहुत जरूरी है। ओ डियर ब्रदर, वो भी अपने मुक्के के साथ। फिर मेलिसा कहती है जेक फॉर द ब्रेड, आज तो मैं तुम्हारा कीमा बना कर रहूंगी। फिर हम जेक को देखते हैं जो कि रूफ के पास बैठा था। फिर कोई कहता है क्या तुमने सुना है कि आजकल सर्वेंट्स कह रहे हैं कि एक चूहा चिमनी में भाग रहा है। फिर कोई विंडो खोलता है और कहता है क्या पता वो कौन है। फिर अचानक से मेलिसा डरावने से लुक के साथ विंडो के बाहर झांकती है और वो कहती है कहीं वो फेमस चूहा एक व्हाइट रैट तो नहीं है। फिर जेक उसे देखकर डर जाता है। फिर मेलिसा कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया जेक। आगे ये स्टोरी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। आगे के चैप्टर्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैप्टर 12 की शुरुआत होती है और मेलिसा मार्था की तरफ देखकर कहती है वेट, ये क्या है? ये किस बारे में बात कर रही हैं? फिर मार्था कहती है क्या आपको पता नहीं है आप बहुत जल्दी शादी करने वाली हैं मालेडी, आपको पता होना चाहिए ये सब। फिर मार्था उससे खुश होकर कहती है आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मेलिसा कहती है व्हाट द एफ। मार्था मेलिसा से कहती है क्या आपने अपनी वेडिंग अनाउंस करने का फैसला नहीं लिया था आने वाले स्प्रिंग बॉल में जो कि इंपीरियल फैमिली होस्ट करेगी? आपकी ओल्ड केयर टेकर होने के नाते मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और मैं सीधा यहाँ चली आई आपसे मिलने। मेलिसा कहती है आखिर ये इस दुनिया में हो क्या रहा है? ये सब सुनकर मेलिसा को चक्कर आने लगते हैं। मार्था उससे कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फाइनली अपने प्यारे क्राउन प्रिंस से शादी करने वाली हो। आपका सपना सच होने वाला है। जरा सोच कर देखो उनके जैसे किसी हैंडसम से शादी करना। मार्था कहती है जब आप छोटी थी आप हमेशा से कहती थी कि आपको एक दिन प्रिंसेस बनना है। ये कहकर मार्था की आंखों में आंसू आने लगते हैं और फिर वो कहती है ऐसा लगता है ये सब कल की ही बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा आपकी शादी होने वाली है। मार्था कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे तो आंसू ही आ गए। फिर मेलिसा कहती है ओह मेरा सर, और फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेलिसा बेहोश होकर गिर जाती है। मार्था चिल्लाती है गुडनेस माय लेडी। वो उसे पकड़ती है और कहती है क्या आप खुशी के मारे बेहोश हो गई? और फिर मार्था रोने लगती है। फिर वहाँ मौजूद सारे सर्वेंट कहते हैं ओ माय लेडी मेलिसा। फिर एक सर्वेंट कहता है जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। फिर मेलिसा कहती है क्योंकि मैं फिर से बेहोश हो गई एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से। फिर हम मेलिसा को देखते हैं जो अपने बेड पर लेटी थी, कोई उसे आवाज लगा रहा था। फिर कोई कहता है लेडी मेलिसा। फिर हम देखते हैं कि योना उसे आवाज लगा रही है। फिर योना उससे कहती है मैं जानती हूँ कि आप उठी हुई हो। फिर मेलिसा कहती है पूरा आधा दिन हो गया है जब से मैं मार्था के सामने बेहोश हुई थी, तो तुम्हें ये सब पता चल गया कि मैं बस सोने का नाटक कर रही हूँ, हाँ योना? योना कहती है मेरे अपने तरीके हैं। फिर मेलिसा कहती है ये सब कितना अनोइंग है कि क्राउन प्रिंस ने मेरा फायदा उठाया है और मैंने ये सब नोटिस भी नहीं किया। मैं बस पूरे दिन इसी फ्लफी बेड में लेटे रहना चाहती हूँ बिना कुछ सोचे। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है कि अगर देखा जाए तो मेलिसा आयन से हमेशा लड़ती थी नेक्स्ट स्प्रिंग में शादी करने के लिए, लेकिन अगर मैं पास्ट में ट्रेवल कर सकती तो मैं जाती और उसका कॉलर पकड़ती और उससे ये कहती कि इससे ये सब करने के लिए मत कहो। पर ये सब मेहरबानी मेलिसा के बार बार बेगिंग करने और मेरी बेवकूफी की वजह से है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं अपनी ही गंदगी खाने पर मजबूर हो चुकी हूँ। और पता है सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट क्या है? वो गधे का बच्चा जिसने कभी मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। क्यों ना हम अपनी वेडिंग अनाउंस कर दें इस बार की स्प्रिंग बॉल में? आखिरकार तुम ही तो ऐसा चाहती थी। इस जबरदस्ती इस मैरिज को करना चाहता है जो कि हमें कभी नहीं चाहिए थी। नॉवेल के अंदर वो मुझे कभी भी उस बॉल में इनवाइट नहीं करेगा, लेकिन अब जब मैंने उससे हमारी एंगेजमेंट कैंसिल करने का कह दिया तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब ठीक है जब तक वो हमारी मैरिज पब्लिकली अनाउंस करेगा, वो भी इंपीरियल बॉल में मौजूद सभी नॉबल्स और गेस्ट के सामने, वो भी बिना मुझे बताए। उसे क्या लगता है मैं इतनी कमजोर हूँ?
मैं श्योर होके कह सकती हूँ कि वो मुझे अवॉइड कर रहा है ताकि वो रूमर्स फैला सके और ड्यूक को सब कुछ बता सके। योना, ड्यूक कहाँ है? मुझे उन्हें जल्दी ही ढूंढना होगा। योना कहती है, हिज ग्रेस तो अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि उन्हें प्रोविंसेस जाना है कुछ ऑफिशियल बिजनेस के लिए। क्या आपको ये सब पता नहीं है? फिर मेलिसा शॉक हो जाती है और कहती है, तो वो पहले ही मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें पहले से ही ये सब पता हो। फिर योना कहती है, और हाँ, आजकल मैंने कुछ रूमर्स भी सुने हैं, ज्यादा कुछ नहीं, मगर मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस आजकल स्टोर से बहुत एक्सपेंसिव जेम्स और कपड़े खरीद रहे हैं और वो कहते हैं कि ये सब मेरी फियांसे के लिए है ताकि वो बॉल की सबसे खूबसूरत औरत लगे। फिर मेलिसा गंदी सी शक्ल बनाती है और फिर योना कहती है, कंट्रोल योरसेल्फ माय लेडी। मेलिसा कहती है, क्या वो बेवकूफ भूल गया कि क्या हुआ था? वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं भी एक ड्यूक की बेटी हूँ, एक हाई नोबल लेडी, वो भी ग्रेट पावर के साथ। लेकिन उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसे ट्रीट करने की जैसे मैं कोई बच्ची हूँ जिसे अपनी आउटफिट भी पिक करनी नहीं आती। अयान अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है ये सब कर कर, वो भी बिना मेरी परमिशन के। किसी दिन मैं उसको जान से मार दूंगी, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है उस चीज के बारे में सोचने का। मुझे पहले कोई ना कोई तरीका निकालना होगा अपनी करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मेलिसा सोचती है कि इन सब रूमर से मुकरने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये पूरे एम्पायर में फैल चुके होंगे। और फिर ऊपर से कौन ही ऐसी पागल विलनेस का यकीन करेगा जो कि पहले से ही क्राउन प्रिंस का पीछा करती आई है। क्या मुझे उससे ये सब बॉल से पहले ही खत्म कर लेना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे मैटर्स में जिसमें नॉबल्स इन्वॉल्व हो, दोनों फैमिलीज का राजी होना जरूरी है। ये सब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्लस ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे अयान इस चीज के लिए राजी हो जाए। और फिर आई गेस मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है उसको पीटने के अलावा, ताकि वो इस चीज के लिए राजी हो जाए। तो क्या सच में अब कोई और तरीका नहीं है? ओ हाँ, क्यों ना मैं इस बॉल को स्किप कर दूं? आफ्टर ऑल यही सबसे अच्छा तरीका है इन सब चीजों से निकलने का, है ना? चैप्टर 13 की शुरुआत होती है और मेलिसा कह रही होती है कि बॉल को स्किप करना इतना बुरा भी आइडिया नहीं है, लेकिन उसे तो इंपीरियल फैमिली होस्ट कर रही है। बैसिलस एम्पायर साल में 2 बार बॉल ऑर्गेनाइज करता है, एक स्प्रिंग में और एक फॉल में। और क्योंकि वो इतना बड़ा इवेंट होता है तो वहाँ सारे नॉबल्स और कॉमनर्स आते हैं जो कि टिकट अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है कि क्राउन प्रिंस की फियांसे और ड्यूक की डॉटर इतनी आसानी से बॉल को स्किप कर दे। मगर ये सब उस आयन की वजह से हुआ है जो सभी को लग रहा है कि हम अपनी वेडिंग अनाउंस करेंगे। इसका मतलब ये है कि मैं अगर वहां ना जाऊं तो फिर अयान को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है। ये कहकर मेलिसा लिटिलिटी हंस रही होती है। मेलिसा कहती है, योना। योना कहती है, यस माय लेडी। मेलिसा कहती है कि तुम मेरी टांगे तोड़ दो ताकि मैं डांस करने लायक ना रहूं। योना कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। फिर मेलिसा कहती है, तो ठीक है, तुम सारी विंडोज खोल दो और मेरे लिए आइस बात प्रिपेयर करो। योना कहती है, आपको बॉल अटेंड करना पड़ेगा, फिर चाहे आपको कोल्ड ही क्यों ना हो जाए। फिर से मेलिसा बहुत गंदी शक्ल बनाती है और कहती है, मैं बस विंडो से जंप करना चाहती हूँ। योना कहती है, आप खुद को मत मारो, अपनी फियांसे को मारो। फिर मेलिसा उठकर बैठ जाती है और कहती है, योना, कौन ही मेरे जैसी सेल्फिश की इतनी ज्यादा बकवास बातें सुनता है और चुपचाप उसे रिप्लाई देता है बिना परेशान हुए। यानी कि वो योना की बात कर रही थी। मेलिसा गुस्से से कहती है, फ्लिकिंग हेल, मुझे भी उस अयान को जान से मारना है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है। कौन ही अपनी मर्जी से उस क्राउन प्रिंस का असैसिनेशन करने के लिए राजी होगा? एक्सक्यूज मी, मैंने सुना है कि मैं यहाँ हिटमैन हायर कर सकती हूँ। क्या कोई यहाँ है जो क्राउन प्रिंस का मर्डर कर सकता है? हिटमैन भी बोलेंगे, क्या तुम मरना चाहती हो? हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा है। अनलेस मैं ऐसा प्रिटेंड करूँ कि जैसे मैं पागल हूँ, अपने बालों में फूल लगाकर सबके सामने जाकर आयन को खूब मारूं। ऐसे तो मैं उसके हाथों में खिलौना बन जाऊंगी। एनीवेज, मैं बॉयल को अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। आई हेट माई सेल्फ, ये सब बहुत गलत है। पीछे से योना कहती है, काम डाउन। फिर मेलिसा चिल्लाती है, मैं काम डाउन नहीं रह पा रही हूँ, ये सब मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। मुझे क्यों उस बास्टर्ड की वजह से सफर करना पड़ रहा है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मैं उस गधे के बच्चे का मर्डर कर दूंगी। फिर मेलिसा जोर जोर से अपने पिलो को पंच करने लगती है, फिर थक हार कर बैठ जाती है और फिर उठकर जाने लगती है। योना कहती है, माय लेडी, आप कहाँ जा रही हो? फिर मेलिसा सोचती है कि बॉल को होने में बस 2 दिन बचे हैं, आखिर मैं क्या करूं? वो ऐसे ही सदमे में बाहर जा रही होती है। एक मेड उसे देखकर डर जाती है। मेलिसा सोच ही रही होती है, आखिर मैं क्या करूं जिससे लोग ये सारे रूमर फैलाएं कि आयान का पागल बनने वाला है। कम ऑन मेलिसा, कुछ तो सोचो। एकदम से मेड डर कर भाग जाती है। फिर मेलिसा कहती है, वेल, मुझे पहले अपनी ड्रेस चूज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब जब मुझे जाना ही है तो मैं सबसे बेकार ड्रेस चूज करूंगी जो मैं ढूंढ सकती हूँ। उस टाइम मैंने ये सब रियलाइज ही नहीं किया आयन के चक्कर में। फिर मेलिसा योना से कहती है, योना, चलो ड्रेस लेने चलें। मैं उस टाइम भूल ही गई थी कि स्प्रिंग बॉल में क्या हो सकता है। उसके बाद मेलिसा अपनी ड्रेस चूज कर रही होती है। वो देखकर कहती है, नहीं, ये वाली बहुत ज्यादा एलिगेंट और ब्यूटीफुल है। फिर वो दूसरी ड्रेस को देखकर कहती है, ये क्या है? तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं इतनी ज्यादा फैंसी ड्रेस पहनूंगी? मुझे कुछ बेकार सी ड्रेस दिखाओ। यहाँ पर सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस ही क्यों हैं? मुझे कुछ बेकार देखना है। अरे हाँ,
जाओ जाकर एक आटे की बोरी ले आओ, उसमें मेरे हाथ और पैरों की जगह काट देना, ये बहुत बढ़िया आइडिया है ना? फिर योना कहती है प्लीज काम डाउन, क्या आप वाकई में बॉल अटेंड करने वाली हो? मेलिसा कहती है हाँ, और मैं अभी सुपर काम हूँ, ठीक है? फिर मेलिसा बताती है कि स्प्रिंग बॉल में ये सब कॉमन है, नोबल लेडीज अपनी ड्रेसेस को कमीशन पर देती हैं शॉप्स पर, या फिर किसी एक्सपर्ट को हायर करती हैं 1 महीना पहले ही, क्योंकि ये वाला बॉल बाकी बॉल से बहुत ज्यादा अलग है। कुछ तो बहुत दूर ट्रैवल करते हैं, फॉरेन लैंड्स, ताकि वो अपनी आउटफिट ले सके, और कुछ अपनी पुश्तैनी ड्रेस पहनते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन सब चीजों के ऊपर फाइट करते हैं। और स्प्रिंग बॉल को देखा जाए तो वो बहुत ही बड़ा इवेंट है आगे बढ़ने के लिए। मैं वहाँ सबसे ज्यादा बुरी ड्रेस पहनकर जाऊंगी। ऑफ कोर्स ये एकदम परफेक्ट मौका है एन की ऐसी तैसी करने का। आई मीन जरा सोच कर देखो, एन पहले से ही मुझे बहुत ज्यादा हेट करता है, सो ऑफ कोर्स अगर मैं इस बुरी सी आउटफिट में जाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा बुरा मान जाएगा, और फिर वो वेडिंग की बात भी नहीं करेगा। फिर योना उससे कहती है मगर आपकी रेपुटेशन वो तो बहुत ज्यादा गिर जाएगी, क्या आप फिर भी ऐसा करना चाहोगी? फिर मेलिसा कहती है तो क्या हुआ, वो पहले से ही बहुत गिरी हुई है, मेरे पास अब और कुछ नहीं है गिराने के लिए। ऐसा कहकर मेलिसा फिर अजीब तरह से हंसने लगती है। फिर योना लंबी सांस लेती है। हम देखते हैं पीछे से कोई आता है, वो जेक था। वो कहता है वेल ये तो सच बात है, किसी इंसान के गिरने की कोई लिमिट नहीं होती। ये कहकर वो अपना रोब उतारने लगता है और आकर वहाँ खड़ा हो जाता है, उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। फिर मेलिसा कहती है आखिर ये क्या है, क्या ये कोई नया इन्वेंटेड लैंप है जो ऐसे चमक रहा है? फिर मेलिसा उससे चिल्लाकर कहती है हे यू डम्ब एस। फिर जेक कहता है क्या? फिर मेलिसा हल्की सी स्माइल देती है और कहती है कि आखिर तुमने अपनी बहन को ड्रेस शॉप तक फॉलो क्यों किया, क्या तुम्हें मुझसे इतना ज्यादा प्यार है? ये कहकर मेलिसा हंसने लगती है। मेलिसा जोर जोर से हंस रही होती है और योना और जेक उसे चुपचाप देख रहे होते हैं। फिर मेलिसा कहती है अगर तुमने ये कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार है तो मैं तुम्हारे पंच मारकर जोर से सारे दांत तोड़ दूंगी। फिर जेक उसे चुपचाप देखता रह जाता है। चैप्टर 14 की शुरुआत होती है। मेलिसा जेक को उकसा रही थी। जेक कैसा रिस्पॉन्स देता है आइए फिर देखते हैं। स्टोरी कंटिन्यू होती है। जेक मेलिसा की ओर देख रहा होता है, वो हल्की सी स्माइल देता है। मेलिसा फिर मुंह बनाने लगती है। जेक मेलिसा को मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं ऐसा चाहता था? फिर मेलिसा कहती है हाँ हाँ ऑब्वियसली, जरूर तुमसे ये सब करने के लिए एन ने कहा होगा, है ना? जाओ जरा जाकर अपनी बहन को देखकर आओ, वो क्या कर रही है। जेक कहता है उसने नहीं, एकदम मेलिसा बोल पड़ती है तुम बस एक अयन के कुत्ते हो, थैंक यू नेक्स्ट। फिर जेक गुस्से से कहता है ओह। फिर मेलिसा पीछे मुड़ती है और एक ड्रेस निकालने लगती है। वो एक ड्रेस को अपने ऊपर लगाकर देखती है। वो कहती है क्या ये ड्रेस मेरे ऊपर बहुत अच्छी नहीं लग रही? जेक पीछे से कहता है छी। फिर एकदम से मेलिसा कहती है अपना मुंह बंद रखो जेक। फिर जेक चुप हो जाता है। मेलिसा उस ड्रेस को साइड में फेंकती है और कहती है योना इससे कहो कि ये यहाँ से दफा हो जाए। फिर योना मुड़ती है और जेक से कहती है लेडी मेलिसा कह रही है कि आप यहाँ से दफा हो जाइए। जेक कहता है नहीं। फिर मेलिसा योना से कहती है इससे बोलो कि ये वाली ड्रेस पहन कर दिखाए और फिर अयान से जाकर मेरी जगह शादी कर ले। फिर योना कहती है कि लेडी मेलिसा कह रही हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। जेक कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपना मुंह मोड़ लेता है। फिर मेलिसा कहती है फाइनली थोड़ी देर के लिए तो शांति हुई। मेलिसा योना से कहती है योना चलो यहाँ से। फिर जेक भी गुस्सा कर उनके पीछे जाने लगता है। फिर शॉपकीपर कहता है हैव अ नाइस डे, और शॉपकीपर अपने मन में सोचता है प्लीज दोबारा यहाँ मत आना। फिर मेलिसा और योना उस ड्रेस शॉप से बाहर आ जाते हैं। वो लोग मार्केट में घूमने लगते हैं। मेलिसा मौसम को देखती है और फिर वो अपने हाथ से सूरज की रोशनी से छुपने लगती है और फिर एक गहरी सांस लेती है और मुट्ठी बीचती है और कहती है बाहर मौसम इतना अच्छा है और मैं ड्रेसेस चूज करने में अटक चुकी हूँ, ये सब कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, आई हेट माई सेल्फ। फिर योना मेलिसा से कहती है माय लेडी आपको पता है ना कि बॉल नेक्स्ट वीक ही है, अभी तक तो आपको बहुत पहले ही अपनी ड्रेस चूज कर लेनी चाहिए थी, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करिए और एक ड्रेस चूज कर लीजिए ताकि हम वापस जा सके। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है मुझे पता है लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये सब करना चाहती हूँ। एकदम मेलिसा भागने लगती है। फिर योना सोचती है क्या ये भाग रही है यहाँ से? फिर मेलिसा हमें बताती है कि बात ऐसी है कि मेरा फैशन सेंस बहुत ज्यादा खराब है और मेरी सोशल स्किल्स तो उससे भी ज्यादा खराब है, और फिर मैं तो किसी से एक बेसिक कॉन्वर्सेशन भी जारी नहीं रख सकती हूँ। फिर मेरी जैसी किसी के लिए बॉल के लिए प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, और उससे भी ज्यादा खराब पता है क्या है? मैंने अभी तक कोई आइडिया नहीं सोचा है ताकि मैं बॉल में आयन की ऐसी तैसी कर सकूँ। ये बहुत ही खराब सिचुएशन है लेकिन फिर भी वेदर बहुत अच्छा है। फिर मेलिसा कहती है हाँ आई हेट दिस, आई होप कोल्ड रूम पूरा जलकर राख हो जाए। फिर मेलिसा किसी चीज की तरफ देखती है और कहती है योना वो क्या है? योना कहती है आप किस बारे में बात कर रही हो, अब क्या चीज है? फिर मेलिसा किसी चीज की तरफ इशारा कर कहती है वहाँ पर वो चीज जो जमीन पर पड़ी है। योना कहती है पता नहीं वो क्या है और मुझे परवाह भी नहीं है, बस जल्दी से एक ड्रेस चूज कर लीजिए। फिर मेलिसा कहती है सच में? फिर मेलिसा उस चीज की तरफ जाने लगती है और योना कहती है रुक जाइए ओ माई। फिर योना पीछे से कहती है वापस आइए लेडी मेलिसा, उसके पास मत जाइए। मेलिसा उसको गौर से देखती है और सोचती है आखिर ये इतना गंदा क्यों है, क्या ये कोई भिखारी है? फिर मेलिसा उसकी तरफ देखती है, वो एक ब्लू बाल वाला आदमी था जो जमीन पर पड़ा था। फिर मेलिसा सोचती है इसके बाल तो बढ़कर बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और ये ऊपर से बहुत ज्यादा पतला भी है, ऐसा लगता है कि ये बहुत भूखा है, क्या मुझे इसे पैसे दे देने चाहिए? और
एकदम से मेलिसा के दिमाग में कुछ आता है और वो हल्की सी स्माइल देती है और फिर सोचने लगती है, मेरे दिमाग में अभी एक बढ़िया सा आइडिया आया है। ये कहकर वो हंसने लगती है और वो फिर अजीब तरह से हंसती है और सोचती है कितना अच्छा और सिंपल तरीका है आयन को सबके सामने शर्मिंदा करने का। फिर मेलिसा उस आदमी की तरफ अजीब तरह से देखकर हंसने लगती है और योना पीछे से कहती है, ये फिर से पागल हो चुकी है। मेलिसा कहती है, ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मेलिसा अपना हाथ आगे बढ़ाती है, वो आदमी उसकी तरफ देखता है। वो फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, हे तुम यहाँ जमीन पर क्यों पड़े हो, क्या तुम्हें भूख लगी है? आओ मुझे तुम्हारी मदद करने दो। फिर योना अनॉयड होकर बोलती है, माय लेडी, आपको सड़क से कुछ भी चीज नहीं उठानी चाहिए। मेलिसा उस आदमी को उठाने लगती है। वो आदमी उसका हाथ पकड़ता है और उठने लगता है। वो मेलिसा की तरफ देखता है और मेलिसा कहती है, आयन बस तुम अब जरा सब्र करो। चैप्टर 15 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि वो ब्लू बालों वाला आदमी जमीन पर पड़ा होता है। फिर मेलिसा उसके पास जाती है और कहती है, हेलो, आप यहाँ क्यों लेटे हो? क्या आपको भूख लगी है? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। फिर वो उसे अपना हाथ देने लगती है। वो आदमी उठता है और उसको देखने लगता है। वो फिर उसे अपना हाथ दे देता है। फिर मेलिसा उसका हाथ पकड़कर बहुत खुश होती है और पीछे से योना मुंह बना रही होती है और कहती है, मेरा सर दुख रहा है। फिर मेलिसा अजीब तरह से हंसती है और कहती है, मुझे पता था, मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही हैं। बॉल के अंदर आयन जरूर न जरूर औरतों से घिरा रहेगा क्योंकि वही पहले उनको सेड्यूस करेगा। लेकिन अगर इन सब के मुकाबले देखा जाए, जो लेडीज अपने आप को प्रिंस के ऊपर फेंकती हैं, अब ये आदमी मेरे पीछे है, तो यानी कि ये अब किसी चीज में कोई कमी नहीं होने देगा। इनफैक्ट ये वहाँ मौजूद सभी लड़कों को आउटशाइन कर देगा। सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है। ये सब बिल्कुल परफेक्ट है। पीछे से योना कहती है, आखिर आप इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? फिर मेलिसा कहती है, तो अब गुड सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत रहेगी। हम देखते हैं कि वो ब्लू बालों वाला आदमी रेडी होकर बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो चमक भी रहा था। मेलिसा उसकी तरफ देखती है और कहती है, ऐसा लगता है मेलिसा होने के कुछ बेनिफिट भी हैं। वो ये है कि मुझे अच्छे खासे चांसेस मिल जाते हैं गुड लुकिंग मैंस को देखने के लिए। एक हैंडसम प्रिंस जो उसका फियांसे है और उसका भाई जिसके पास इंपीरियल गुड लुक्स हैं, यहाँ तक के आदमी जो ड्यूक के मेंशन पर काम करते हैं, ऐसा लगता है कि वो इन सब अट्रैक्टिव चीजों से घिरी रहती है। इसके नतीजे में मेलिसा ने अपनी नजरों को डेवलप कर लिया है हॉट गाइज को पहचानने में। और मेरी ये हिडन पावर तब जागी जब मैंने इस बैगर को स्ट्रीट पर पड़े हुए देखा। मेलिसा अजीब तरह से हंसती है और कहती है, व्हाट अ हैंडसम गाय, तुम मेरे साथ आ रहे हो। कितनी भी धूल और मिट्टी इसकी नेचुरल हॉटनेस को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। और फिर ऐसा लगता है कि मुझे एक खूबसूरत आदमी की जरूरत थी ताकि मैं आयन को चिढ़ा सकूं, इसीलिए मैंने इसको स्ट्रीट से उठा लिया। I mean, इसको इनवाइट कर लिया अपने साथ आने के लिए। फिर योना कहती है, सीरियसली माय लेडी, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? हम लोग तो यहाँ न्यू ड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि कोई रैंडम बैगर। मुझे ऐसा लगता है। एकदम मेलिसा उसके कान में कहती है कि मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। फिर योना एकदम से कहती है, कितना बढ़िया आइडिया है, कोई कैसे किसी की मदद करने के खिलाफ हो सकता है? सच में आप तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो कि नॉबल्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ये कितना अच्छा है, ड्यूक भी इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे। मैं योना इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी हूँ। माय लेडी, आपको मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। फिर मेलिसा कहती है, ये लड़की योना सच में बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है जिससे मैं अभी तक मिली हूँ, इस लाइफ में भी और पिछली वाली में भी। फिर मेलिसा कहती है, इसको अंदर बैठाओ। फिर योना उससे कहती है, प्लीज अंदर जाइए मिस्टर बैगर, लेडी कह रही हैं, आप अंदर बैठ जाइए। फिर मेलिसा कहती है, चलो। फिर मेलिसा कोचमैन से कहती है, हमें जल्द से जल्द फॉर्डब्रेट मैंशन लेकर चलो, जितनी जल्दी चल सकते हो। कोचमैन कहता है, यस माय लेडी। फिर योना उस आदमी को बिठाने लगती है। फिर मेलिसा कुछ सोचती है और कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो योना से कहती है, हे योना, क्या हम कुछ भूल रहे हैं? फिर योना कहती है, नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। फिर मेलिसा कहती है, ठीक है, फिर तुम कहती हो तो। फिर हम जेक को देखते हैं जो स्ट्रीट के कोने में छुपा हुआ बैठा था। वो गुस्से से कह रहा था, मेलिसा फॉर्डब्रेट, आखिर तुम कहाँ चली गई हो? फिर मेलिसा हमें बताती है, तो क्योंकि ड्यूक प्रोविंसेस किसी काम के लिए गए हुए हैं, तो हम उसे चुपचाप अंदर बैक डोर के जरिए ले जाने में कामयाब रहे। फिर कोचमैन पीछे से कहता है कि ये लोग बैक डोर के थ्रू क्यों जा रहे हैं? लेडी मेलिसा, अब आप क्या करने वाली हो? फिर मेलिसा और योना उस आदमी को अंदर ले जाने लगते हैं और मेलिसा उससे कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? फिर योना कहती है, प्लीज जल्दी चलिए। फिर मेलिसा कहती है, उसके बाद हम अपने काम पे लग गए। फिर वो योना से कहती है, योना, मेरे रूम में एक बात की तैयारी करो ताकि हम इसे नहला सके। फिर योना कहती है, क्या आप ऐसा करोगी? कोई सर्वेंट नहीं? फिर मेलिसा कुछ सोचती है और सोचती है, एक स्ट्रेंजर का नेकेड फ्लैश। फिर वो स्ट्रेंजर से कहती है, क्या मुझे? वो मना करने लगता है, जोर जोर से अपना सर ना में हिलाता है। फिर मेलिसा हल्की सी स्माइल देती है। मेलिसा कहती है, ये बड़ा आदमी है, आई एम श्योर ये खुद कर लेगा। योना, इसे रास्ता दिखाओ। फिर योना कहती है, यस माय लेडी। फिर मेलिसा कहती है, अब मुझे वेट ही करना है, तो क्यों ना मैं अपने प्लान को एक और बार सोच लूं। चलो इसे ठीक से सोचते हैं। आयन हमेशा से अपनी धोखेबाजी को एक वेपन की तरह यूज करता है मेरे खिलाफ, और ऐसा कोई लॉ नहीं है जो ये कहता हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ऐसा करने से मैं झुककर उसी के लेवल पर आ जाऊंगी और मुझे इस सबसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं ऐसे आदमी के साथ ये सब करूँ जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। ये बस एक चुटकी सरप्राइज फैक्टर होगा और छोटा सा कुछ ऐसा जिससे लोगों की इमेजिनेशन ओवरड्राइव हो जाएगी। आयन की जेलसी या फिर उसका दिमाग खराब होना, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस वहाँ मौजूद लोगों की सोच से मतलब है।
एक ऐसी लड़की जो कल तक अपने फियांसे के पीछे पागल थी, वो आज अचानक से बदल गई और यहाँ अचानक से इस हैंडसम आदमी के साथ आ गई। ये ना तो कोई फैमिली है और ना ही कोई नोबल मैन। वहाँ मौजूद सभी लोग बातें बनाने लगेंगे। एक न्यू लवर, क्या ये प्रिंस को जेलस करने की कोशिश कर रही है? एक साइड गाय। सारी झूठी बातें और यकीन एन को कंफ्यूजन में डाल देंगे। और मेरा एम यही है, मैं चाहती हूँ सब मुझे ऐसे ही देखें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे। मेरी रेपुटेशन हाई सोसाइटी में पहले से ही बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। फिर मुझे इन सब चीज़ों में बड़े बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी नहीं करना, और यहाँ तक कि मुझे अपनी पॉलिटिकल पावर से भी कोई मतलब नहीं है। मैं बस सिंपली इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना चाहती हूँ ताकि सब जान सके कि मेलिसा फॉर्डीब्रेड कोई ऐसी वुमन नहीं है जिसे एन बैचेलर्स क्या सोचता है उससे फ़र्क पड़े। आगे के चैप्टर्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।